राजा वीरेंद्र सिंह के शौर्य और साहस की अनगिनत कहानियों के बीच चंद्रकांता, उनकी प्रेमिका, और तेज सिंह, उनके वफादार सहयोगी, खतरनाक षड्यंत्रों और दुश्मनों के जाल से जूझते हैं। कटोरा भर खून की गूढ़ पहेली को सुलझाने की खोज ने सभी को रहस्यमय घटनाओं और अज्ञात खतरों के मध्य ला खड़ा किया है। क्या वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एक और खौफनाक राज के करीब पहुंचते हैं, लेकिन दुश्मनों की चालें उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। खटाटोप अंधेरी छाई हुई है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। सड़क पर बित्ता बित्ता भर पानी चढ़ गया है। राह में कोई मुसाफिर चलता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसे समय में एक आदमी अपनी गोद में 3 वर्ष का लड़का लिए और उसे कपड़े से छिपाए, छाती से लगाए, मोमजामे के छाते से आड़ किए किले की तरफ लपका चला जा रहा है। जब कहीं रास्ते में आड़ की जगह मिल जाती है, अपने को उसके नीचे ले जाकर सुस्ता लेता है और तब न बंद होने वाली बदली की तरफ कोई ध्यान न देकर पुनः चल पड़ता है। यह आदमी जब किले के मैदान में पहुंचा तो बाईं तरफ मुड़ा, जिधर एक ऊंचा शिवालय था। यह बेखौफ उस शिवालय में घुस गया और कुछ देर सभा मंडप में सुस्ताने का इरादा किया, मगर उसी समय वह लड़का रोने और चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर वहां का पुजारी उठा और बाहर निकलकर उस आदमी के सामने खड़ा होकर बोला, कौन है बाबू साहब? बाबू साहब? हाँ पुजारी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। चाहे यह समय कैसा ही टेढ़ा क्यों ना हो, मगर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बाबू साहब, लड़के को चुप करा के, केवल इस लड़के की तकलीफ का ख्याल है। पुजारी, कोई हर्ज नहीं, अब आप ठिकाने पहुंच गए। आइए हमारे साथ चलिए। उस शिवालय की दीवार किले की दीवार से मिली हुई थी और यह किला भी नाम ही को किला था। असल में तो इसे एक भारी इमारत कहना चाहिए, मगर दीवारें इसकी बहुत मजबूत और चौड़ी थी। इसमें छोटे छोटे कई तहखाने थे। यहाँ का राजा करण सिंह राठौर बड़ा ही सूम और जालिम आदमी था। खजाना जमा करने और इमारत बनाने का इसे हद से ज्यादा शौक था। खर्च की दर से वह थोड़ी ही फौज से अपना काम चलाता और महाराज नेपाल के भरोसे किसी को कुछ नहीं समझता था। हाँ, नाहर सिंह ने इसे तम्न कर रखा था, जिसके सबब से इसके खजाने में बहुत कुछ कमी हो जाया करती थी। वह पुजारी पानी बरसते हुए कंबल ओढ़कर बाबू साहब को साथ लिए किले के पिछवाड़े वाले चोर दरवाजे पर पहुंचा और 2-3 दफे कुंडी खटखटाई। एक आदमी ने भीतर से किवाड़ खोल दिया और ये दोनों अंदर घुसे। भीतर से दरवाजा खोलने वाला एक बुढ़ा चौकीदार था, जिसने इन दोनों को भीतर लेकर फिर दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी ने बाबू साहब से कहा, अब आप आगे जाइए और जल्द लौट कर आइए, मैं जाता हूँ। बाबू साहब ने छाता उसी जगह रख दिया, क्योंकि उसकी अब यहाँ कुछ जरूरत न थी, और लड़के को छाती से लगाए बाईं तरफ के एक दालान में पहुंचे, जहाँ से होते हुए एक सहन में जाकर पास की बारहदरी में होकर छत पर चढ़ गए। ऊपर इन्हें 2 लांदियां मिली, जो शायद पहले ही से इनकी राह देख रही थी। दोनों लांदियों ने इन्हें अपने साथ लिया और दूसरी सीढ़ी की राह से एक कोठरी में उतर गईं, जहां एक ने बाबू साहब से कहा, अब बिना रामदीन खवास की मदद के हम लोग तहखाने में नहीं जा सकते। आज उसको राजी करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ी। वो बेचारा नेक और रहमदिल है, इसलिए काबू में आ गया। अगर कोई दूसरा होता तो हमारा काम कभी न चलता। अच्छा, अब आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर उसे बुला लाती हूँ। इतना कहा वह लांदी वहां से चली गई और थोड़ी ही देर में उस बूढ़े खवास को साथ लेकर लौट आई। इस बूढ़े खवास की उम्र 70 वर्ष से कम न होगी। हाथ में पीतल की एक जालीदार लालटेन लिए वहां आया और बाबू साहब के सामने खड़ा होकर बोला, देखिए बाबू साहब, मैं तो आपके हुक्म की तामील करता ही हूँ, मगर अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मुझे मोतबर समझकर इस चोर दरवाजे की ताली सुपुर्द की गई है। एक हिसाब से आज मैं मालिक की नमकहरामी करता हूँ कि इस राह से आपको जाने देता हूँ, मगर नहीं, सुंदरी दया के योग्य है। उसकी अवस्था पर ध्यान देने से मुझे रुलाई आती है और इस बच्चे की हालत सोचकर कलेजा फटा जाता है जो आपकी गोद में है। बेशक मैं एक अन्यायी राजा का अन्न खा रहा हूँ, लाचार हो, गरीबी जान मारती है, नहीं तो आज ही नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो। बाबू साहब, रामदीन, बेशक तुम बड़े ही नेक और रहमदिल आदमी हो। ईश्वर तुम्हें इस नेकी का बदला देवे। अभी तुम नौकरी मत छोड़ो
नहीं तो हम लोगों का काम मिट्टी हो जाएगा। वह दिन बहुत करीब है कि इस राज्य का सच्चा राजा गद्दी पर बैठे और रियाया को जुल्म के पंजे से छुड़ावे। रामदीन: ईश्वर करे ऐसा ही हो। अच्छा, आप जरा सा और ठहरे और इसी जगह बेखौफ बैठे रहे। मैं घंटे भर में लौट कर आऊंगा, तब ताला खोलकर तहखाने में जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि महाराज अभी तहखाने में गए हुए हैं। वे निकल कर जा लें तब मैं निश्चिंत हूँ। इस तहखाने में जाने के लिए 3 दरवाजे हैं, जिनमें एक तो सदर दरवाजा है। यद्यपि अब वह ईंटों से चुन दिया गया है, मगर फिर भी वहां हमेशा पहरा पड़ा करता है। दूसरे दरवाजे की ताली महाराज के पास रहती है और एक तीसरी छोटी सी खिड़की है जिसकी ताली मेरे पास रहती है, और इसी राह से लौंडियों को आने जाने देना मेरा काम है। बाबू साहब: हाँ, यह हाल मैं जानता हूँ, मगर यह तो कहो, तुम तो जाकर घंटे भर बाद लौटोगे, तब तक यहाँ आकर मुझे कोई देख न लेगा? रामदीन: जी नहीं, आप बेखौफ रहें। अब यहाँ आने वाला कोई नहीं है, बल्कि इस बच्चे के रोने से भी किसी तरह का हर्ज नहीं है, क्योंकि किले का यह हिस्सा बिल्कुल ही सन्नाटा रहता है। इतना कह रामदीन वहां से चला गया और घंटे भर तक बाबू साहब को उन दोनों लौंडियों से बातचीत करने का मौका मिला। यूं तो घंटे भर तक कई तरह की बातचीत होती रही, मगर उनमें से थोड़ी बातें ऐसी थी जो हमारे किस्से से संबंध रखती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर लिख देता मुनासिब मालूम होता है। बाबू साहब: क्या महाराज कल भी आए थे? एक लौंडी: जी हाँ, मगर वह किसी तरह नहीं मानती। अगर 5-7 दिन यही हालत रही तो जान जाने में कोई शक नहीं। ऊपर से बीर सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनकर वह और भी बदहवास हो रही है। बाबू साहब: मगर बीर सिंह तो कैद खाने से भाग गए। एक लौंडी: कब? बाबू साहब: अभी घंटा भर भी नहीं हुआ। एक लौंडी: आपको कैसे मालूम हुआ? बाबू साहब: इसके पूछने की कोई जरूरत नहीं। एक लौंडी: तब तो आप एक अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। आपसे कभी बीर सिंह से मुलाकात हुई है कि नहीं? बाबू साहब: हाँ, मुलाकात तो कई मर्तबे हुई है, मगर बीर सिंह मुझे पहचानते नहीं। मैं बहुत चाहता हूं कि उनसे दोस्ती पैदा करूं, मगर कोई सबब ऐसा नहीं मिलता जिससे वह मेरे साथ मोहब्बत करें। हाँ, मुझे उम्मीद है कि तारा की बदौलत बेशक उनसे मोहब्बत हो जाएगी। एक लौंडी: कल पंचायत होने वाली थी, सो क्या हुआ? बाबू साहब: हाँ, कल पंचायत हुई थी, जिसमें यहाँ के बड़े बड़े 15 जमींदार शरीक थे। सभी को निश्चय हो गया कि असल में यह गद्दी बीर सिंह की है। बीर सिंह यदि लड़ने के लिए मुस्तैद हों तो वे लोग उनकी मदद करने को तैयार है। एक लौंडी: आपने भी कोई बंदोबस्त किया है या नहीं? बाबू साहब: हाँ, मैं भी इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, मगर लो देखो, रामदीन आ पहुंचा। रामदीन ने पहुंचकर खबर दी कि महाराज चले गए, अब आप जाए। रामदीन ने उस कोठरी में एक छोटी सी खिड़की खोली जिसकी ताली उसकी कमर में थी, और तीनों को उसके भीतर करके ताला बंद कर दिया और आप बाहर बैठा रहा। बाबू साहब ने दोनों लौंडियों के साथ खिड़की के अंदर जाकर देखा कि हाथ में चिराग लिए एक लौंडी इनके आने की राह देख रही है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। लौंडियों के साथ बाबू साहब नीचे उतर गए और एक कोठरी में पहुंचे, जिसमें से होकर थोड़ी दूर तक एक सुरंग में जाने के बाद एक गोल गुमटी में पहुंचे। वहां से भी और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। बाबू साहब फिर से नीचे उतरे। यहाँ की जमीन सर्द और कुछ तर थी। पुनः एक कोठरी में पहुंचकर लौंडी ने दरवाजा खोला और बाबू साहब को साथ लिए एक बारहदरी में पहुंची। इस बारहदरी में एक दीवारगीर और एक हांडी के अतिरिक्त एक मोमी शमादान भी जल रहा था। जमीन पर फर्श बिछा हुआ था। बीच में एक मसहरी पर बारीक चादर ओढ़े एक औरत सोई हुई थी। पायताना की तरफ 2 लौंडियां पंखा झल रही थी। पलंग के सामने एक पीतल की चौकी पर चांदी की 3 सुराही, एक गिलास और एक कटोरा रखा हुआ था। उसके बगल में चांदी की एक दूसरी चौकी थी, जिस पर खून से भरा हुआ चांदी का एक छोटा सा कटोरा, एक नश्तर और 2 सलाइयां पड़ी हुई थी। वह औरत जो मसहरी पर लेटी हुई थी बहुत ही कमजोर और दुबली मालूम होती थी। उसके बदन में सिवाय हड्डी के मांस या लहू का नाम ही नाम था, मगर चेहरा उसका अभी तक इस बात की गवाही देता था कि किसी वक्त में यह निहायत खूबसूरत रही होगी। गोद में लड़का लिए हुए बाबू साहब उसके पास जा खड़े हुए और दबदबाई हुई आंखों से उसकी सूरत देखने लगे। उस औरत ने बाबू साहब की ओर देखा ही था
कि उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। हाथ बढ़ाकर उठाने का इशारा किया, मगर बाबू साहब ने तुरंत उसके पास जा और बैठकर कहा, नहीं नहीं, उठने की कोई जरूरत नहीं, तुम आप कमजोर हो रही हो। हाय, दुष्ट के अन्याय का कुछ ठिकाना है। लो, ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने है, इस देखो और प्यार करो, घबराओ मत, 2 ही 4 दिन में यहाँ की काया पलट हुआ चाहती है। बाबू साहब ने उस लड़के को पलंग पर बैठा दिया। उस औरत ने बड़ी मोहब्बत से उस लड़के का मुंह चूमा। ताज्जुब की बात थी कि वह लड़का जरा भी न तो रोया और न हिचका, बल्कि उस औरत के गले से लिपट गया, जिसे देख बाबू साहब, लौंडिया और उस औरत का भी कलेजा फटने लगा और उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला। उस औरत ने बाबू साहब की तरफ देखकर कहा, क्या रे, क्या मैं अपनी जिंदगी का कुछ भी भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे घर में बसने का ख्याल ला सकती हूँ? क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि 10 आदमी के बीच में इस लड़के को लेकर खिलाऊंगी? हाय, एक बीरसिनी की उम्मीद थी, सो दुष्ट राजा उसे भी फांसी दिया चाहता है। बाबू साहब, प्यारी, तुम चिंता न करो, मैं सच कहता हूँ कि सवेरा होते होते इस दुष्ट राजा की तमाम खुशी खाक में मिल जाएगी और वह अपने को मौत के पंजे में फंसा हुआ पावेगा। क्या उस आदमी का कोई कुछ बिगाड़ सकता है जिसका तरफदार नाहर सिंह डाकू हो? देखो, अभी 2 घंटे हुए हैं कि वह कैद खाने से बीर सिंह को छुड़ा कर ले गया। औरत, चौंक कर, नाहर सिंह डाकू बीर सिंह को छुड़ा कर ले गया, मगर वह तो बड़ा भारी बदमाश और डाकू है। बीर सिंह के साथ नेकी क्यों करने लगा? कहीं कुछ दुख न दे। बाबू साहब, तुम्हें ऐसा न सोचना चाहिए। शहर भर में ही जिससे पूछोगी, कोई भी न कहेगा कि नाहर सिंह ने सिवाय राजा के किसी दूसरे को कभी कोई दुख दिया। हाँ, वह राजा को बेशक दुख देता है और उसकी दौलत लूटता है, मगर इसका कोई खास सबब जरूर होगा। मैंने कई दफा सुना है कि नाहर सिंह छिपकर इस शहर में आया, कई दुखियों और कंगालों को रुपये की मदद की और कई ब्राह्मणों के घर में जो कन्यादान के लिए दुखी हो रहे थे, रुपये की थैली फेंक गया। मुख्तसर यह है कि यहाँ की कुल रियाया नाहर सिंह के नाम से मोहब्बत करती है और जानती है कि वह सिवाय राजा के और किसी को दुख देने वाला नहीं। औरत, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। अब देखें वह बीर सिंह के साथ क्या नेकी करता है और राजा का भंडा किस तरह फूटता है। मुझे वर्ष भर इस तहखाने में पड़े हो गए, मगर मैंने बीर सिंह और तारा का मुंह नहीं देखा। यूं तो राजा के डर से, लड़कपन ही से आज तक मैं अपने को छिपाती चली आई और बीर सिंह के सामने, क्या किसी और के सामने भी न कहा कि मैं फलानी हूँ या मेरा नाम सुंदरी है। मगर साल भर की तकलीफ ने रोकर, हाय, न मालूम मेरी मौत कहाँ छिपी हुई है। बाबू साहब, उस खून से भरे हुए कटोरे की तरफ देखकर, हाँ, यह खून भरा कटोरा कहता है कि मैं किसी के खून से भरा हुआ कटोरा पीऊंगा। सुंदरी, लड़के को गले लगाकर, हाय, हम लोगों की खराबी के साथ इस बच्चे की भी खराबी हो रही है। बाबू साहब, ईश्वर चाहता है तो इसी सप्ताह में लोगों को मालूम हो जाएगा कि तुम कुंवारी नहीं हो और यह बच्चा भी तुम्हारा ही है। सुंदरी, परमेश्वर करे ऐसा ही हो। हाँ, उन पंचों का क्या हाल है? बाबू साहब, पंचों में जोश बढ़ता ही जाता है। अब वे लोग बीर सिंह की तरफदारी पर पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। सुंदरी, नाहर सिंह का कुछ और भी हाल मालूम हुआ है? बाबू साहब, और तो कुछ मालूम नहीं हुआ, मगर एक बात नई जरूर सुनने में आई है। सुंदरी, वह क्या? बाबू साहब, तारा के मारने के लिए उसका बाप सुजन सिंह मजबूर किया गया था। सुंदरी, लंबी सांस लेकर, हाय, इसी कमबख्त ने तो मेरे बड़े भाई विजय सिंह को मारा है। बाबू साहब, मैं एक बात तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ। सुंदरी, कहो। बाबू साहब ने झुककर उसके कान में कोई बात कही, जिसके सुनते ही सुंदरी का चेहरा बदल गया और खुशी की निशानी उसके गालों पर दौड़ आई। उसने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बाबू साहब, सुंदरी के सिर पर हाथ रख के, तुम्हारी कसम सच कहता हूं। एक लौंडी, मालूम होता है कि कोई आ रहा है। सुंदरी, लड़के को लौंडी के हवाले करके, हाय, ये क्या गजब हुआ, क्या किस्मत अब भी आराम ना लेने देगी। इतने ही में सामने का दरवाजा खुला और हाथ में नंगी तलवार लिए हरि सिंह आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही बेचारी सुंदरी और कुल लौंडियां कांपने लगी। बाबू साहब के चेहरे पर भी एक दफे तो उदासी आई, मगर साथ ही वह निशानी पलट गई
और होठों पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। हरि सिंह मसहरी के पास आया और बाबू साहब को देखकर ताज्जुब से बोला, तू कौन है? बाबू साहब, तय मेरा नाम पूछकर क्या करेगा? हरि सिंह, तू यहाँ क्यों आया है? लौंडियों की तरफ देखकर, आज तुम सभी की मक्कारी खुल गई। बाबू साहब, अबे तू मेरे सामने हो और मुझसे बोल, औरतों को क्या धमकाता है? हरि सिंह, तुझसे मैं बातें नहीं किया चाहता, तुझे तो गिरफ्तार करके सीधे महाराज के पास ले जाऊंगा, वही जो कुछ होगा देखा जाएगा। बाबू साहब, मैं तुझे और तेरे महाराज को तिनके के बराबर भी नहीं समझता, तेरी क्या मजाल कि मुझे गिरफ्तार करे। इतना सुनना था कि हरि सिंह गुस्से से कांप उठा। बाबू साहब के पास आकर उसने तलवार का एक वार किया। बाबू साहब ने फुर्ती से उठकर उसका हाथ खाली दिया और घूमकर उसकी कलाई पकड़ ली तथा इस जोर से झटका दिया कि तलवार उसके हाथ से दूर जा गिरी। अब दोनों में कुश्ती होने लगी। थोड़ी ही देर में बाबू साहब ने उसे उठाकर दे मारा। इत्तेफाक से हरि सिंह का सिर पत्थर की चौखट पर इस जोर से जाकर लगा कि फटकर खून का तरारा बहने लगा। साथ ही इसकी एक लौंडी ने लपक कर हरि सिंह के हाथ की गिरी हुई तलवार उठा ली और एक ही वार में हरि सिंह का सिर काट कलेजा ठंडा किया। बाबू साहब, हाय, तुमने यह क्या किया? लौंडी, इस हरामजादे का मारा ही जाना बेहतर था, नहीं तो यह बड़ा फसाद मचाता। बाबू साहब, खैर, जो हुआ अब मुनासिब है कि हम इसे उठाकर बाहर ले जावें और किसी जगह गाड़ दें कि किसी को पता न लगे। बाबू साहब पलटकर सुंदरी के पास आए और उसे समझा बुझाकर बाहर जाने की इजाजत ली। एक लौंडी ने लड़के को गोद में लिया। बाबू साहब ने उसी जगह से एक कंबल लेकर हरि सिंह की लाश बांध पीठ पर ला दी और जिस तरह से इस तहखाने में आए थे उसी तरह बाहर की तरफ रवाना हुए। जब उस खिड़की तक पहुंचे जिसे रामदीन ने खोला था तो भीतर से कुंडा खटखटाया। रामदीन बाहर मौजूद था। उसने झट दरवाजा खोल दिया और ये दोनों बाहर निकल गए। रामदीन बाबू साहब की पीठ पर गट्ठर देख चौंका और बोला, आप यह क्या गजब करते हैं? मालूम होता है आप सुंदरी को लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा ना होगा, हम लोग मुफ्त में फांसी पावेंगे। इतना ही बहुत है कि मैं आपको सुंदरी के पास जाने देता हूँ। बाबू साहब ने गठरी खोलकर हरि सिंह की लाश दिखा दी और कहा, रामदीन, तुम ऐसा न समझो कि हम तुम्हारे ऊपर किसी तरह की आफत लावेंगे। यह कोई दूसरा ही आदमी है जो उस समय सुंदरी के पास आ पहुंचा जिस समय मैं वहां पर मौजूद था। लाचार यह समझकर इसे मारता ही पड़ा कि मेरा आना जाना किसी को मालूम ना हो और तुम लोगों पर आफत ना आवे। लौंडी, अजी, ये वही हरामजादा हरि सिंह है जिसने मुद्दत से हम लोगों को तंग कर रखा था। रामदीन, हाँ, अगर यह ऐसे समय में सुंदरी के पास पहुंच गया तो इसका मारा जाना ही बेहतर था, मगर इसे किसी ऐसी जगह गाड़ना चाहिए कि पता न लगे। बाबू साहब, इससे तुम बेफिक्र रहो, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। बाबू साहब जिस तरह इस किले के अंदर आए थे वह हम ऊपर लिख जाई है, उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना लिख देना बहुत है कि पीठ पर गट्ठर लादे वे उसी तरह किले के बाहर हो गए और मैदान में जाते हुए दिखाई देने लगे। सिर्फ अब की दफा इनके साथ गोद में लड़के को उठाए एक लौंडी मौजूद थी। पानी का बरसना बिल्कुल बंद था और आसमान पर तारे छिटके हुए दिखाई देने लगे थे। बाबू साहब ने शिवालय की तरफ न जाकर दूसरी ही तरफ का रास्ता लिया, मगर जब वह सन्नाटे खेत में निकल गए तो हाथ में गंडासा लिए दो आदमियों ने इन्हें घेर लिया और डांट कर कहा, खबरदार, आगे कदम न बढ़ाइयो, गट्ठर मेरे सामने रख और बता तू कौन है, बेशक किसी की लाश लिए जाता है। बाबू साहब, हाँ हाँ, बेशक इस गट्ठर में लाश है और उस आदमी की लाश है जिसने यहाँ की कुल रियाया को तंग कर रखा था। जहां तक मैं ख्याल करता हूँ इस राज्य में कोई आदमी ऐसा ना होगा जो इस कमबख्त का मरना सुन खुश ना होगा। पहला आदमी, मगर तुम कैसे समझते हो कि हम भी खुश होंगे? बाबू साहब, इसलिए कि तुम राजा की तरफदार नहीं मालूम पड़ते। दूसरा आदमी, खैर जो हो, हम यह जानना चाहते हैं कि यह लाश किसकी है और तुम्हारा क्या नाम है? बाबू साहब, गट्ठर जमीन पर रखकर, यह लाश हरि सिंह की है, मगर मैं अपना नाम तब तक नहीं बताने का जब तक तुम्हारा नाम न सुन लो। पहला आदमी, बेशक यह सुनकर कि यह लाश हरि सिंह की है मुझे भी खुशी हुई और मैं अब यह कह देना उचित समझता हूँ कि मेरा नाम नाहर सिंह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे पक्षपाती हो
लेकिन अगर न भी हो तो मैं किसी तरह तुमसे डर नहीं सकता। बाबू साहब, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप नाहर सिंह हैं। बहुत दिनों से मैं आपसे मिला चाहता था, मगर पता न जानने से लाचार था। आहा, क्या ही अच्छा होता अगर इस समय वीर सिंह से भी मुलाकात हो जाती। दूसरा आदमी, वीर सिंह से मिलकर तुम क्या करते? बाबू साहब, उसे होशियार कर देता कि राजा तुम्हारा दुश्मन है, और कुछ हाल उसकी बहन सुंदरी का भी बताता जिसका उसे ख्याल भी नहीं है, और यह भी कह देता कि तुम्हारी स्त्री तारा बच गई, मगर अभी तक मौत उसके सामने नाच रही है। नाहर सिंह की तरफ देखकर, आपकी कृपा होगी तो मैं बीर सिंह से मिल सकूंगा, क्योंकि आज ही आपने उन्हें कैद से छुड़ाया है। नाहर से, हाँ, अब मैं समझ गया कि आपका नाम बाबू साहब है। नाम तो कुछ दूसरा ही है, मगर दो चार आदमी आपको बाबू साहब के नाम से ही पुकारते हैं। क्यों, है ना ठीक? बाबू साहब, हाँ, है तो ऐसा ही। नाहर सिंह, मैं आपका पूरा हाल नहीं जानता। हाँ, जानने का उद्योग कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमको भी साफ साफ कह देना मुनासिब है कि मेरा नाम नाहर सिंह नहीं है। हम दोनों उनके नौकर हैं। हाँ, ये सही है कि वे आज बीर सिंह को छुड़ा के अपने घर ले गए हैं। जहाँ आप चाहें तो नाहर सिंह और बीर सिंह से मिल सकते हैं। बाबू साहब, मैं जरूर उनसे मिलूंगा। पहला आदमी, और ये आपके साथ लड़का ले कौन है? बाबू साहब, इसका हाल तुम्हें नाहर सिंह के सामने ही मालूम हो जाएगा। पहला आदमी, तो क्या आप अभी वहां चलने के लिए तैयार हैं? बाबू साहब, बेशक। पहला आदमी, अच्छा, तो आप इस गट्ठर को मेरे हवाले कीजिए, मैं इसे इसी जगह खपा डालता हूँ। केवल इसका सिर मालिक के पास ले चलूंगा। इस लड़के को गोद में लीजिए और इस लौंडी को विदा कीजिए। चलिए, सवारी भी तैयार है। बाबू साहब ने उस लौंडी को विदा कर दिया। एक आदमी ने उस गट्ठर को पीठ पर लादा। बाबू साहब ने लड़के को गोद में लिया और उन दोनों के पीछे रवाने हुए, मगर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से तेजी के साथ दौड़ते हुए आने वाले घोड़े के थापों की आवाज इन तीनों के कानों में पड़ी। बाबू साहब ने चौंक कर कहा, ताज्जुब नहीं कि हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सवार आते हो। आधी रात का समय है, चारों तरफ अंधेरी छाई हुई है। आसमान पर काली घटा रहने के कारण तारों की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। जरा जरा बूंदा बूंदी हो रही है, मगर वह हवा के झपेटों के कारण मालूम नहीं होती। हरिपुर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे समय में दो आदमी स्याह पोशाक पहिरे, नकाब डाले, जो इस समय पीछे की तरफ उल्टी हुई है, तेजी से कदम बढ़ाए एक तरफ जा रहे हैं। ये दोनों सदर सड़क को छोड़ गली गली जा रहे हैं और तेजी से चलकर ठिकाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गजब की फैली हुई अंधेरी इन लोगों को एक रंग पर चलने नहीं देती। लाचार जगह जगह रुकना पड़ता है। जब बिजली चमक कर दूर तक का रास्ता दिखा देती है तो फिर ये कदम चलते हैं। ये दोनों गली गली चलकर एक आलीशान मकान के पास पहुंचे, जिसके फाटक पर 10-12 आदमी नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। दोनों ने नकाब ठीक कर ली और एक ने आगे बढ़कर कहा, महादेव। इसके जवाब में उन सबों ने भी महादेव कहा। इसके बाद एक सिपाही ने, जो शायद सभी का सरदार था, आगे बढ़कर उस आदमी से जिसने महादेव कहा था पूछा, आज आप अपने साथ और भी किसी को लेते आए हैं? क्या ये भी अंदर जाएंगे? आगंतुक, नहीं, अभी तो मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा और ये बाहर रहेंगे, लेकिन अगर सरदार साहब इनको बुलाएंगे तो ये भी चले जाएंगे। सिपाही, बेशक, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, आप जाइए। इन दोनों में से एक तो बाहर रह गया और इधर उधर टहलने लगा, और एक आदमी ने फाटक के अंदर पैर रखा। इस फाटक के बाद नकाबपोश को और 3 दरवाजे लांघने पड़े। तब वह एक लंबे चौड़े सहन में पहुंचा, जहां एक फर्श पर लगभग 20 के आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बीच में 2 मोमी शमादान जल रहे थे और उसी के चारों तरफ वे लोग बैठे हुए थे। ये सब रुआबदार, गठीले और जवान आदमी थे तथा सबों ही के सामने एक एक तलवार रखी हुई थी। उन लोगों की छड़ी हुई मूंछों और तनी हुई छाती, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें कहे देती थी कि ये सब तलवार के जौहर के साथ अपना नाम रोशन करने वाले बहादुर हैं। ये लोग रेशमी चुस्त मिर्जई पहिरे, सर पर लाल पगड़ी बांधे, रक्त चंदन का त्रिपुंड लगाए, 2 पट्टी आमने सामने वीरासन पर बैठे बातें कर रहे थे। ऊपर की तरफ बीच में एक कम उम्र बहादुर नौजवान बड़े ठाठ के साथ जड़ाऊ कब्जे की तलवार सामने रखे बैठा हुआ था। उसकी बेशकीमती मछली
टकी हुई सुर्ख मखमल की चुस्त पोशाक साफ साफ कह रही थी कि वह किसी ऊंचे दर्जे का आदमी बल्कि किसी फौज का अफसर है, मगर साथ ही इसके उसकी चिपटी नाक रहे सही भ्रम को दूर करके निश्चय करा देती थी कि वह नेपाल का रहने वाला है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वह नेपाल का सेनापति या किसी छोटी फौज का अफसर है। 4 आदमी बड़े बड़े पंखे लिए इन सबों को हवा कर रहे हैं। ये नकाबपोश उस फर्श के पास जाकर खड़ा हो गया और तब वीरों को एक दफे झुककर सलाम करने के बाद बोला, आज मैं सच्चे दिल से महाराजा नेपाल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों का अर्थात हरिपुर की रियाया का दुख दूर करने के लिए अपने एक सरदार को यहाँ भेजा है। मैं उस सरदार को भी इस कमेटी में मौजूद देखता हूँ, जिसमें यहाँ के बड़े क्षत्रिय जमींदार, वीर और धर्मात्मा लोग बैठे हैं। अस्तु, प्रणाम करने बाद सर झुकाकर निवेदन करता हूँ कि वे उन जुल्मों की अच्छी तरह जांच करें जो राजा करण सिंह की तरफ से हम लोगों पर हो रहे हैं। हम लोग इसका सबूत देने के लिए तैयार है कि यहाँ का राजा करण सिंह बड़ा ही जालिम, संगदिल और बेईमान है। उस नकाबपोश की बात सुनकर नेपाल के सरदार ने, जिसका नाम खर्ग सिंह था, एक क्षत्रिय वीर की तरफ देखकर पूछा, खर्ग सिंह, अनिरुद्ध सिंह, यह कौन है? अनिरुद्ध सिंह हाथ जोड़कर, यह उस नाहर सिंह का कोई साथी है जिसे यहाँ के राजा ने डाकू के नाम से मशहूर कर रखा है। अक्सर हम लोगों की पंचायत में यह शरीक हुआ करता है। इसका नाम सोमनाथ है। खर्ग सिंह, मगर क्या तुम उस नाहर सिंह डाकू के साथी को अपना शरीक बनाते हो, जिसने हरिपुर की रियाया को तंग कर रखा है और जिसकी दबंगता और जुल्म की कहानी नेपाल तक मशहूर हो रही है? सोमनाथ, नाहर सिंह को केवल यहाँ के बेईमान राजा ने बदनाम कर रखा है, क्योंकि वह उन्हीं के साथ बुरी तरह पेश आता है, उन्हीं का खजाना लूटता है और उन्हीं की कैद से बेचारे बेकसूरों को छुड़ाता है। सिवाय राज कर्मचारियों के हरिपुर का एक अदना आदमी भी नहीं कह सकता कि नाहर सिंह जालिम है या किसी को सताता है। खर्ग सिंह अनिरुद्ध की तरफ देखकर, क्या यह सच है? अनिरुद्ध, बेशक सच है। नाहर सिंह बड़ा ही नेक मर्द, रहमदिल, धर्मात्मा और वीर पुरुष है। वह किसी को तंग नहीं करता, बल्कि वह महीने में हजारों रुपए यहाँ की गरीब प्रजा में गुप्त रीति से बांटता, दरिद्रों का दुख दूर करता और ब्राह्मणों की सहायता करता है। हाँ, राजा करण सिंह को अवश्य सताता है, उनकी दौलत लूटता है और उनके सहायकों की जानें लेता है। खर्ग सिंह, अगर ऐसा है तो हम बेशक नाहर सिंह को बहादुर और धर्मात्मा कह सकते हैं। सोमनाथ की तरफ देखकर, मगर राजा करण सिंह नाहर सिंह की बहुत बुराई करता है और उसे जालिम कहता है। सबूत में हाल ही की यह नई बात दिखलाता है कि नाहर सिंह नम का हराम वीर सिंह को कैद से छुड़ा ले गया, जिस पर राजकुमार का खून हर तरह से साबित हो चुका था और तोप के सामने रखकर उड़ा देने के योग्य था। नाहर सिंह इसका क्या जवाब रखता है? अनिरुद्ध, सोमनाथ बराबर हम लोगों की पंचायत में मुंह पर नकाब डालकर आया करते हैं। हम लोग इस बात की जिद नहीं करते कि वे अपनी सूरत दिखाए, बल्कि कसम खा चुके हैं कि इनके साथ कभी दगा न करेंगे। जिस दिन से नाहर सिंह ने वीर सिंह को छुड़ाया है, उस दिन से आज ही मुलाकात हुई है। हम लोग खुद इस बात का जवाब इनसे लिया चाहते थे कि उस आदमी की मदद नाहर सिंह ने क्यों की, जिसने राजा के लड़के को मार डाला। नाहर सिंह से ऐसी उम्मीद हम लोगों को न थी। हम लोग बेशक राजा के दुश्मन हैं, मगर इतने बड़े नहीं कि उसके लड़के के खूनी को भगा दें। मगर हम लोगों को सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का है कि वीर सिंह के हाथ से ऐसा काम क्यों कर हुआ। वह बड़ा ही नेक, धर्मात्मा और सच्चा आदमी है। राजा से भी ज्यादा हम लोग उसे मानते हैं और उससे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इस राज्य में या कर्मचारियों में एक वीर सिंह ही ऐसा था जिसकी बदौलत रियाया आराम पाती थी, या जो रियाया को अपने लड़के के समान मानता था। मगर ताज्जुब है कि सोमनाथ, इस बातें का जवाब मैं दे सकता हूँ और निश्चय करा सकता हूँ कि नाहर सिंह ने कोई बुरा काम नहीं किया और वीर सिंह बिल्कुल बेकसूर है। खर्ग सिंह, अगर नाहर सिंह और वीर सिंह की बेकसूरी साबित होगी तो हम बेशक उनके साथ कोई भारी सलूक करेंगे। सुनो सोमनाथ, राजा के खिलाफ यहाँ की रियाया तथा नाहर सिंह की अर्जियां पाकर महाराजा नेपाल ने खास इस बात की तहकीकात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है और मैं अपने मालिक का काम सच्चे दिल से धर्म के साथ किया चाहता हूँ। बहादुरों की तरफ इशारा करके, ये लोग मुझे भली प्रकार जानते हैं
और मुझ पर प्रेम रखते हैं, तभी मैं इन लोगों की गुप्त पंचायत में आ सका हूँ, और ये लोग भी अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहते हैं। हाँ, बीर सिंह की बेकसूरी के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, कहो। सोमनाथ: बीर सिंह कौन है और आप लोगों को कहाँ तक उसकी इज्जत करनी चाहिए, या फिर कभी कहूंगा, इस समय केवल उसकी बेकसूरी साबित करता हूं। बीर सिंह ने महाराज के लड़के को नहीं मारा, ये महाराज ने जाल किया है। महाराज का लड़का अभी तक जीता जागता मौजूद है और महाराज ने उसे छिपा रखा है। मैं आपको अपने साथ ले जाकर राजकुमार को दिखा सकता हूँ। खड्ग सिंह: हैं? राजा का लड़का सूरज सिंह जीता जागता मौजूद है। सोमनाथ: जी हाँ। खड्ग सिंह: ज्यादा नहीं, केवल एक इसी बात का विश्वास हो जाने से हम यहाँ के रियाया की दरखास्त सच्ची समझेंगे और राजा करण सिंह को गिरफ्तार करके नेपाल ले जाएंगे। सोमनाथ: केवल यही नहीं, राजा ने बीर सिंह के कई रिश्तेदारों को मार डाला है, जिसका खुलासा हाल सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े होंगे। बेचारा बीर सिंह अभी तक चुपचाप बैठा है। खड्ग सिंह तलवार के कब्जे पर हाथ रख के: अगर ये बात सही है तो हम लोग बीर सिंह का साथ देने के लिए इसी वक्त से तैयार है, मगर नाहर सिंह को खुद हमारे सामने आना चाहिए। इतना सुनते ही खड्ग सिंह के साथ अन्य सरदारों और बहादुरों ने भी तलवारें स्थान से निकाली और धर्म की साक्षी देकर कसम खाई कि हम लोग नाहर सिंह के साथ दगा न करेंगे, बल्कि उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करेंगे। उन सबों को कसम खाते देख सोमनाथ ने अपने चेहरे से नकाब उलट दी और तलवार म्यान से निकाल सर के साथ लगा, गरज कर बोला: आप लोगों के सामने खड़ा हुआ नाहर सिंह भी कसम खाता है कि अगर वह झूठा निकला तो दुर्गा की शरण में अपने हाथ से अपना सिर अर्पण करेगा। मेरा ही नाम नाहर सिंह है। आज तक मैं अपने को छिपाए हुए था और अपना नाम सोमनाथ जाहिर किए था। क्षमादान की रोशनी एकदम नाहर सिंह के खूबसूरत चेहरे पर दौड़ गई। उसकी सूरत, आवाज और उसके हियाब ने सबों को मोहित कर लिया। यहाँ तक कि खड्ग सिंह ने उठकर नाहर सिंह को गले लगा लिया और कहा: बेशक तुम बहादुर हो, ऐसे मौके पर इस तरह अपने को जाहिर करना तुम्हारा ही काम है। भगवती चाहे तो अवश्य तुम सच्चे निकलोगे, इसमें कोई शक नहीं। सरदारों और जमींदारों की तरफ देखकर: उठो और ऐसे बहादुर को गले लगाओ, इन्हीं के हाथ से तुम लोगों का कष्ट दूर होगा। सबों ने उठकर नाहर सिंह को गले लगाया और खड्ग सिंह ने बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने बगल में बिठाया। नाहर सिंह: बीर सिंह को मैं बाहर दरवाजे पर छोड़ आया हूं। खड्ग सिंह: क्या आप उन्हें अपने साथ लाए थे? नाहर सिंह: जी हाँ। खड्ग सिंह: शाबाश, तो अब उनको यहां बुला लेना चाहिए। एक सरदार की तरफ देखकर: आप ही जाइए। सरदार: बहुत अच्छा। सरदार उठा और बीर सिंह को लिवा लाने जोड़ी पर गया, मगर उनके लौटने में देरी अंदाज से ज्यादा हुई। इसलिए जब वह बीर सिंह को साथ लिए लौट आया तो खड्ग सिंह ने पूछा: इतनी देर क्यों लगी? सरदार बीर सिंह की तरफ इशारा करके ये टहलते हुए कुछ दूर निकल गए थे। नाहर सिंह: बीर सिंह, तुम इधर आओ और अपने चेहरे से नकाब हटा दो, क्योंकि आज हमने अपना पर्दा खोल दिया। यह सुनकर बीर सिंह ने सिर हिलाया, मानो उसे ऐसा करना मंजूर नहीं है। नाहर सिंह: ताज्जुब है कि तुम नकाब हटाने से इनकार करते हो। जरा सोचो तो कि मेरी जुबानी तुम्हारा नाम इन लोगों ने सुन लिया तो पर्दा खुलने में फिर क्या कसर रह गई? क्या तुम्हारी सूरत इन लोगों से छिपी है? बीर सिंह, हम तुम्हें बहादुर और शेरदिल समझते थे, ये क्या बात है? बीर सिंह ने फिर सर हिलाकर नकाब हटाने से इनकार किया, बल्कि 2-3 कदम पीछे की तरफ हट गया। ये बात नाहर सिंह को बहुत बुरी मालूम हुई। वह उछलकर बीर सिंह के पास पहुंचा तथा उसकी कलाई पकड़ क्रोध से भर उसकी तरफ देखने लगा। कलाई पकड़ते ही नाहर सिंह चौंका और एक निगाह सिर से पैर तक बीर सिंह पर डाल खड्ग सिंह की तरफ देखकर बोला: मुमकिन नहीं कि बीर सिंह इतना बुजदिल और कम हिम्मत हो। ये हो ही नहीं सकता कि बीर सिंह मेरा हुक्म न माने। देखिए कितनी बड़ी चालाकी खेली गई। बेईमान राजा ने हम लोगों को कैसा धोखा दिया। हाय अफसोस, बेचारा बीर सिंह किसी आफत में फंसा मालूम होता है। इतना कहे नाहर सिंह ने बीर सिंह के चेहरे से नकाब खींचकर फेंक दी। अब सबों ने उसे पहचाना कि यह राजा का प्यारा नौकर बच्चन सिंह है। खड्ग सिंह: नाहर सिंह, यह क्या मामला है? नाहर सिंह: भारी चालबाजी की गई। यही इस उम्मीद में यहाँ बेखौफ चला आया कि चेहरे से नकाब न हटानी पड़ेगी।
शायद इसे यह मालूम हो गया था कि मैं यहाँ आकर चेहरे से नकाब नहीं हटाता। मैं नहीं कह सकता कि इसके साथ हमारे दुश्मनों को और कौन कौन सा भेद हम लोगों का मालूम हो गया। यही पाजी बीर सिंह के कैद होने के बाद उसके बाग में बीर सिंह की मोहर चुराने गया था, जो वहां मेरे मौजूद रहने के सबब इसके हाथ न लगी। न मालूम मोहर लेकर राजा नया क्या जाल बनाता। इतना सुनते ही खर्ग सिंह उठ खड़े हुए और नाहर सिंह के पास पहुंचकर बोले, खर्ग सिंह, बेशक हम लोग धोखे में डाले गए। इसमें कोई शक नहीं कि इस कमेटी का बहुत कुछ हाल करण सिंह को मालूम हो गया। इन सब सरदारों में से जो यहाँ बैठे हैं, जरूर कोई राजा का पक्षपाती है और जाल करके इस कमेटी में मिला है। नाहर सिंह, खैर क्या हर्ज है, बूझा जाएगा। इस समय बाहर चलकर देखना चाहिए कि बीर सिंह कहाँ है और पता लगाना चाहिए कि उस बेचारे पर क्या गुजरी, मगर इस दुष्ट को किसी हिफाजत में छोड़ना मुनासिब है। इस मामले के साथ ही कमेटी में खलबली पड़ गई। सब उठ खड़े हुए। क्रोध के मारे सबों की हालत बदल गई। एक सरदार ने बच्चन सिंह के पास पहुंचकर उसे एक लात मारी और पूछा, सच बोल, बीर सिंह कहाँ है और उसे क्या धोखा दिया गया? नहीं तो अभी तेरा सिर काट डालता हूं। इसका जवाब बच्चन सिंह ने कुछ न दिया। तब वह सरदार खड़ग सिंह की तरफ देखकर बोला, आप इसे मेरी हिफाजत में छोड़िए और बाहर जाकर बीर सिंह का पता लगाए। मैं इस हरामजादे से समझ लूंगा। खड़ग सिंह ने इशारे से नाहर सिंह से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है? नाहर सिंह ने झुककर खड़ग सिंह के कान में कहा, मुझे इस सरदार पर भी शक है जो इन सब सरदारों से बढ़कर हमदर्दी दिखा रहा है। खड़ग सिंह जोर से, बेशक ऐसा ही है। खड़ग सिंह ने उस सरदार को, जिसका नाम हरिहर सिंह था, और बच्चन सिंह को दूसरे सरदारों के हवाले किया और कहा, राजा की बेईमानी अब हम पर अच्छी तरह जाहिर हो गई। इस समय ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है। तुम इन दोनों को कैद करो, हम किसी और काम के लिए बाहर जाते हैं। खड़ग सिंह ने अपने साथी 3 बहादुरों को अपने साथ आने का हुक्म दिया और नाहर सिंह से कहा, अब देर मत करो, चलो। ये 5 आदमी उस मकान के बाहर हुए और फाटक पर पहुंचकर रुके। नाहर सिंह ने पहरे वालों से पूछा कि जिस आदमी को हम यहाँ छोड़ गए थे, वह हमारे जाने के बाद इसी जगह रहा या कहीं गया था? पहरे शून्य। वह इधर उधर टहल रहे थे। एक आदमी आया और उन्हें दूर बुला ले गया। हम लोग नहीं जानते कि वे कहाँ तक गए थे, मगर बहुत देर के बाद लौटे। इसके बाद हुक्म के मुताबिक एक सरदार आकर उन्हें भीतर ले गया। नाहर सिंह खड़ग सिंह से, देखिए मामला खुला ना? खड़ग सिंह, खैर आगे चलो। नाहर सिंह, अफसोस बेचारा बीर सिंह। खड़ग सिंह, तुम चिंता मत करो, देखो अब हम क्या करते हैं। 5 आदमी वहां से आगे बढ़े। आगे आगे हाथ में लालटेन लिए एक पहरे वाले को चलने का हुक्म हुआ। नाहर सिंह ने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क पर एक लाश दिखाई दी, जिसके इधर उधर की जमीन खूना खून हो रही थी। हरिपुर घड़ी के अंदर राजा करण सिंह अपने दीवान खाने में 2 मुसाहबों के साथ बैठा कुछ बातें कर रहा है। सामने हाथ जोड़े हुए 2 जासूस भी खड़े महाराज के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। उन दोनों मुसाहबों में से एक का नाम शंभुदत्त और दूसरे का नाम स्वरूप सिंह है। राजा रामदास के गायब होने का तरद्दुद तो था ही, मगर हरि सिंह का पता लगने से और भी जी बेचैन हो रहा है। शंभुदत्त, रामदास तो भला एक काम के लिए भेजे गए थे, शायद वह काम अभी तक नहीं हुआ, इसलिए अटक गए होंगे, मगर हरि सिंह तो कहीं भेजे भी नहीं गए। स्वरूप सिंह, जितना बखेरा है सब नाहर सिंह का किया हुआ है। राजा, बेशक ऐसा ही है। न मालूम हमने उस कमबख्त का क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़ा है। वह ऐसा शैतान है कि हरदम उसका डर बना रहता है और वह हर जगह मौजूद मालूम होता है। बीर सिंह को कैद खाने से छुड़ा ले जाकर उसने हमारी महीनों की मेहनत पर मिट्टी डाल दी और बच्चन के हाथ से मोहर छीनकर बनी बनाई बात बिगाड़ दी। नहीं तो रियाया के सामने बीर सिंह को दोषी ठहराने का पूरा बंदोबस्त हो चुका था। उस मोहर के जरिए बड़ा काम निकलता और बहुत सच्चा जाल तैयार होता। स्वरूप सिंह, सो सब तो ठीक है, मगर कुंवर साहब को आप कब तक छिपाए रहेंगे? आखिर एक न एक दिन भेद खुल ही जाएगा। राजा, तुम बेवकूफ हो। जिस दिन सूरज सिंह को जाहिर करेंगे उस दिन अफसोस के साथ कह देंगे कि भूल हो गई
और वीर सिंह को कत्ल करने का महीनों अफसोस कर देंगे, मगर वह किसी तरह हाथ लगे भी तो। अभी तो नाहर सिंह उसे छुड़ा ले गया। स्वरूप सिंह, यहाँ की रियाया वीर सिंह से बहुत ही मोहब्बत रखती है। उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल है कि वीर सिंह ने कुमार सूरज सिंह को मार डाला। राजा, इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए तो मोहर चुराने का बंदोबस्त किया गया था, मगर वह काम ही नहीं हुआ। शंभू दत्त, यहाँ की रियाया ने बड़ी धूम मचा रखी है। एक बेचारा हरिहर सिंह आपका पक्षपाती है, जो रियाया की कमेटी का हाल कहा करता है। अगर आप बड़े बड़े सरदारों और जमींदारों का, जो आपके खिलाफ कमेटी कर रहे हैं, बंदोबस्त न करेंगे तो जरूर एक दिन वे लोग बलवा मचा देंगे। राजा, उनका क्या बंदोबस्त हो सकता है? अगर उन लोगों पर बिना कुछ दोष लगाए जोर दिया जाए तो भी तो गदर होने का डर है। हाय, ये सब खराबी नाहर सिंह की बदौलत है। अफसोस, अगर लड़कपन ही में हम वीर सिंह को खत्म करा दिए होते तो काहे को यह नौबत आती? क्या जानते थे कि वह लोगों का इतना प्रेम पात्र बनेगा? उसने तो हमारी कुल रियाया को मुट्ठी में कर लिया है। अब नेपाल से खर्द सिंह तहकीकात करने आए हैं, देखें वे क्या करते हैं। हरिहर की जुबानी तो यही मालूम हुआ कि यहाँ के रईसों ने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। स्वरूप सिंह, आज की कमेटी से पूरा हाल मालूम हो जाएगा। राजा, बच्चन सिंह 20-25 आदमियों को साथ लेकर उसी तरफ गया हुआ है, देखिए वह क्या करता है। स्वरूप सिंह, खर्ग सिंह 300-400 आदमियों के साथ है। अगर अकेले दुकेले होते तो खपा दिए जाते। राजा हंसकर, तो क्या अब हम उन्हें छोड़ देंगे? अजी महाराज, नेपाल तो दूर है, खड्ग सिंह के साथियों तक को तो पता लगेगा ही नहीं कि वह कहाँ गया या क्या हुआ। महाराज नेपाल को लिख देंगे कि हमारी रियाया को भड़का कर भाग गया। हाँ, सुजन सिंह के बारे में भी अब हमको पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। सलाह विचार करते करते रात का ज्यादा हिस्सा बीत गया और केवल घंटे भर रात बाकी रह गई। महाराज की बातें खत्म भी न हुई थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक लाश उठाए हुए 4 आदमी कमरे के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। अब हम थोड़ा सा हाल तारा का लिखते हैं, जिसे इस उपन्यास के पहले ही बयान में छोड़ आए हैं। तारा बिल्कुल ही बेबस हो चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी की कुछ भी उम्मीद न रही थी। उसका बाप सुजन सिंह उसकी छाती पर बैठा जान लेने को तैयार था, और तारा भी यह सुनकर कि उसका पति वीर सिंह अब जीता न बचेगा, मरने के लिए तैयार थी। मगर उसकी मौत अभी दूर थी। यकायक 2 आदमी वहां जा पहुंचे, जिन्होंने पीछे से जाकर सुजन सिंह को तारा की छाती पर से खींच लिया। सुजन सिंह लड़ने के लिए मुस्तैद हो गया और उसने वह हरबा जो तारा की जान लेने के लिए हाथ में लिए हुए था, एक आदमी पर चलाया। उस आदमी ने भी हरबे का जवाब खंजर से दिया और दोनों में लड़ाई होने लगी। इतने ही में दूसरे आदमी ने तारा को गोद में उठा लिया और लड़ते हुए अपने साथी से विचित्र भाषा में कुछ कहकर बाग के बाहर का रास्ता लिया। इस कशमकश में बेचारी तारा डर के मारे एक दफे चिल्लाकर बेहोश हो गई और उसे तन बदन की सुध न रही। जब उसकी आंख खुली, उसने अपने को एक साधारण कुटी में पाया। सामने मंद मंद धूनी जल रही थी और उसके आगे सिर से पैर तक भस्म लगाए बड़ी बड़ी जटा और लंबी दाढ़ी में गिरह लगाए एक साधु बैठा था, जो एक तक तारा की तरफ देख रहा था। उस साधु की पहली आवाज जो तारा के कान में पहुंची ये थी, बेटी तारा, तू डर मत, अपने को संभाल और होश हवास दुरुस्त कर। ये आवाज ऐसी नम और ढाढ़स देने वाली थी कि तारा का अभी तक धड़कने वाला कलेजा ठहर गया और वह अपने को संभाल कर उठ बैठी। साधु, तारा, क्या सचमुच तेरा नाम तारा ही है या मुझे धोखा हुआ? तारा हाथ जोड़कर, जी हाँ, मेरा नाम तारा ही है। साधु ने अपनी झोपड़ी के कोने में से बड़े बड़े 2 आम निकाले और तारा के हाथ में देकर कहा, पहले तो इन्हें खा, फिर बातचीत होगी। तारा का जी बहुत ही बेचैन था। तरह तरह के ख्यालों ने उसे अपने आपे से बाहर कर दिया था और इस विचार ने कि उसके पति वीर सिंह पर जरूर कोई आफत आई होगी, उसे अधमुआ कर दिया था। वह सोच रही थी कि अगर मैं अपने बाप के हाथ से सार डाली गई होती तो अच्छा था, क्योंकि इन सब बखेरों से और अपने पति के बारे में बुरी खबरों के सुनने से तो बचती। तारा ने आम खाने से इनकार किया, मगर साधु महाशय के बहुत जिद करने और समझाने से लाचार हुई और आम खाना ही पड़ा। हाथ धोने के लिए जब वह कुटी के बाहर निकली, तब उसे मालूम हुआ कि यह कुटी एक नदी के किनारे पर बनी हुई है और चारों तरफ
जहां तक निगाह काम करती है मैदान और सन्नाटा ही दिखाई पड़ता है। समय दोपहर का था, बल्कि धूप कुछ ढल चुकी थी जब तारा हाथ मुंह धोकर बैठी और यूं बातचीत होने लगी। साधु: हाँ तारा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे कहेगी। तारा: बेशक, मैं आपसे जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, क्योंकि मुझे आपसे अपनी भलाई की बहुत कुछ उम्मीद होती है। साधु: मेरे सामने अग्नि जल रही है, मैं इसे साक्षी देकर कहता हूँ कि तू मुझसे सिवाय भलाई के बुराई की उम्मीद जरा भी मत रख। हाँ, अब कह, तू कौन है और तुझ पर क्या आफत आई है? तारा: मैं राजा करण सिंह के खजांची सुजन सिंह की लड़की हूँ। साधु: वही लड़की जिसकी शादी वीर सिंह के साथ हुई है? तारा: जी हाँ। साधु: तेरा बाप है तो क्या हुआ, मगर मैं यह कहने से बाज ना आऊंगा कि सुजन सिंह बड़ा ही बेईमान, नमकहराम और खुदगर्ज आदमी है। साथ ही इससे वीर सिंह की वीरता, लायकी और रियाया परवरी मुझसे अपनी तारीफ कराए बिना नहीं रहती। वीर सिंह बड़ा ही धर्मात्मा और साहसी है। हाँ तारा, जब तू सुजन सिंह की लड़की है तो जरूर राजा के यहाँ भी आती जाती होगी। तारा: जी हाँ, पहले तो मैं महीनों राजा ही के यहाँ रहा करती थी, मगर अब नहीं। अब तो राजा और पिता दोनों ही के यहाँ का आना जाना बंद हो गया। साधु: सो क्यों? तारा: क्योंकि दोनों मेरी जान के ग्राहक हो गए। साधु: खैर, दोनों जगह का आना जाता बंद होने का सबब पीछे सुनूंगा। पहले बता कि तेरा पिता सुजन सिंह कटोरा भर खून के नाम से क्यों डरता और कांपता है? इसमें क्या भेद है? तारा: कांप कर? उफ, याद करके कलेजा कांपता है। वह बड़ा ही भयानक दृश्य था। खैर, मैं कहूंगी, मगर यह बड़ी ही नाजुक बात है। साधु: मैं कसम खाकर कह चुका कि तू मुझसे सिवाय भलाई के बुराई की उम्मीद कभी मत रख। फिर क्या डरती है? तारा: मैं कहूंगी और जरूर कहूंगी। मेरा दिल गवाही देता है कि आप मेरे खैर ख्वाह हैं। न मालूम क्यों मुझे आपके चरणों में मोहब्बत होती है। तारा के ऐसा कहने से साधु की आंखें डबडबा आईं। उसने धोनी में से थोड़ी सी राख उठाकर अपनी आंखों पर मली और इस तरकीब से आंसू सुखाकर बोला। साधु: खैर तारा, यह तो ईश्वर की कृपा है। हाँ, तू वह भेद कह, मेरा जी उसे सुनने के लिए बेचैन है। तारा: मगर इसके साथ मुझे अपना भी बहुत सा किस्सा कहना पड़ेगा। साधु: कोई हर्ज नहीं, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। तारा: अच्छा, तो मैं कहती हूँ, सुनिए। मैं लड़कपन से राजा के यहाँ आती जाती थी और कई कई दिनों तक वहाँ रहा करती थी। महल में एक और लड़की भी रहा करती, जिसका नाम अहिल्या था। उसकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी, मगर तो भी मैं उससे मोहब्बत करती थी और वह भी मुझे दिल से चाहती और प्यार करती थी। मुझे यह ना मालूम हुआ कि अहिल्या के माता पिता कौन और कहाँ है और उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं। मैंने कई दफे अहिल्या से पूछा कि तेरे माता पिता कौन और कहाँ है, मगर इसके जवाब में उसने केवल आंसू गिरा दिया और मुंह से कुछ न कहा। मेरी और वीर सिंह की जान पहचान लड़कपन ही से थी। वह महल में बराबर राजा के साथ आया करते थे। अक्सर अहिल्या के पास भी जाकर कुछ देर बैठा करते थे और वह उन्हें भाई के समान मानती थी। मैं अहिल्या को बीबी कहकर पुकारती थी। अहिल्या और वीर सिंह दोनों ही को राजा माना करते थे, बल्कि अहिल्या ही के कहने से मेरी शादी वीर सिंह के साथ हुई। साधु: अहिल्या का नाम अहिल्या ही था या कोई और नाम भी उसका था? तारा: उसका कोई दूसरा नाम कभी सुनने में नहीं आया, मगर एक दिन एक भयानक घटना के समय मुझे मालूम हो गया कि उसका एक दूसरा नाम भी है। साधु: वह क्या नाम है? तारा: सो मैं आगे चलकर कहूंगी, अभी आप सुनते जाइए। साधु: अच्छा, कहो। तारा: महारानी ने राजा से कई दफे कहा कि अहिल्या बहुत बड़ी हो गई है, इसकी शादी कहीं कर देनी चाहिए, मगर राजा ने यह बात मंजूर न की। थोड़े दिन बाद राजा के बर्ताव से महारानी तथा और कई औरतों को मालूम हो गया कि अहिल्या के ऊपर राजा की बुरी निगाह पड़ती है और इसी सबब से वे उसकी शादी नहीं करते। साधु: हरामजादा, पाजी, बेईमान कहीं का। हाँ, तब क्या हुआ? तारा: ये बात रानी को बहुत बुरी लगी और इसके सबब कई दफे राजा से झगड़ा भी हुआ। आखिर एक दिन राजा ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अहिल्या की शादी कभी न की जाएगी। साधु: अच्छा, तब क्या हुआ? तारा: ये बात रानी को तीर के समान लगी
और अहिल्या का चेहरा भी सूख गया और उसने डर के मारे राजा के सामने जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन के बाद अहिल्या यकायक महल से गायब हो गई। राजा ने बहुत ऊधम मचाया, कई लौंडियों को मारा पीटा, कितनों ही को महल से निकाल दिया, रानी से भी बोलना छोड़ दिया, मगर अहिल्या का पता न लगा। साधु, क्या अभी तक अहिल्या का पता नहीं है? तारा, आप सुने चलिए, मैं सब कुछ कहती हूँ। कई वर्ष के बाद एक दिन किसी लौंडी से चुपके चुपके रानी को यह कहते मैंने सुन लिया कि अब तो अहिल्या को दूसरा लड़का भी हुआ। पहली लड़की 3 वर्ष की हो चुकी, ईश्वर करे उसका पति जीता रहे। सुनते हैं बड़ा ही लायक है और अहिल्या को बहुत चाहता है। अहिल्या के सामने ही मेरी शादी वीर सिंह से हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में रहने लग गई थी। अहिल्या के गायब होने का रंज मुझे और वीर सिंह को भी हुआ था और इसी से मैंने महल में आना जाना बहुत कम कर दिया था। मगर जिस दिन रानी की जुबानी ऊपर वाली बात सुनी, मुझे एक तरह की खुशी हुई। मैंने यह हाल वीर सिंह से कहा, वह भी सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए कि रानी ने उसे कहीं भेजवा कर उसकी शादी करा दी थी। उसके बाद यह भेद भी खुल गया कि रानी ने उसे अपने नहर भेज दिया था। साधु, तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? तारा, नाम ही को ससुराल है, असल में मेरा सच्चा रिश्तेदार वहाँ कोई भी नहीं। हाँ, 5-7 मर्द और औरतें हैं। हमारे पति उनमें से किसी को चाचा, किसी को मौसा, किसी को चाची इत्यादि कह के पुकारा करते हैं। असल में उनका कोई भी नहीं है। उनके माँ बाप उनके लड़कपन ही में मर गए थे और राजा ने उन्हें पाला था। राजा उन्हें बहुत मानते थे, मगर फिर भी वे कहा करते थे कि राजा बड़ा ही बेईमान है, एक न एक दिन हमसे और उससे बेतरह बिगड़ेगी। साधु, खैर तब क्या हुआ? तारा, बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन रानी ने मिलने के लिए मुझे महल में बुलाया। मैं गई और 3-4 दिन तक वहां रही। इसी बीच में एक दिन रात को मैं महल में लेटी हुई थी। मेरा पलंग रानी की मसहरी के पास ही बिछा हुआ था। इधर उधर कई लौंडियां भी सोई हुई थी। रानी भी नींद में थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। यकायक यह आवाज मेरे कान में पड़ी, हाय, आखिर बेचारी अहिल्या फंस ही गई। चलो दीवान खाने के ऊपर वाले छेद से झांक कर देखिए कि किस तरह बेचारी की जान ली जाती है, फिर आकर रानी को उठावें। इस आवाज को सुनते ही मैं चौंक पड़ी, कलेजा धक धक करने लगा। बेताबी ने मुझे किसी तरह दम न लेने दिया। मैं चारपाई पर से उठ बैठी और कुछ सोच विचार कर ऊपर की छत पर चली गई और धीरे धीरे उस पाटन की तरफ चली जो दीवान खाने की छत से मिली हुई थी। कमर भर ऊंची दीवार फांद कर वहां पहुंची। वहां छोटे छोटे कई सुराख ऐसे थे जिनमें से झांक कर देखने से दीवान खाने की कुल कैफियत मालूम हो सकती थी। मेरे जाने के पहले ही 2 औरतें वहां पहुंची हुई थी। साधु, वे दोनों कौन थी? तारा, दोनों रानी साहिबा की लौंडिया थी। मुझे देखते ही मेरे पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, ईश्वर के वास्ते आप कोई ऐसा काम न करें जिसमें हम लोगों की और आपकी भी जान जाए। अगर राजा जान जाएगा या किसी ने देख लिया तो बिना जान से मारे न छोड़ेगा। इसके जवाब में मैंने कहा, तुम खातिर जमा रखो, किसी को कुछ भी खबर ना होगी। यह दीवान खाना पुराना था। जब से राजा ने अपने लिए दूसरा दीवान खाना बनवाया तब से वर्षों हुए यह खाली ही पड़ा रहता था। इसमें कभी चिराग भी नहीं जलता था। लोगों का ख्याल था कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, इसीलिए कोई उस तरफ जाता भी न था। मैंने सुराख में से झांक कर देखा, सामने ही बेचारी अहिल्या सिर झुकाए बैठी आंसू गिरा रही थी। एक तरफ कोने में 5-4 कुदाल जमीन खोदने वाले पड़े थे, दूसरी तरफ मिट्टी के 20-25 घड़े जल से भरे पड़े हुए थे। अहिल्या के सामने राजा खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। राजा के पीछे मेरा बाप सुजन सिंह, रामदास और हरि सिंह राजा के मुसाहब खड़े थे। मेरे बाप की गोद में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष की होगी। हाय, उसकी सूरत याद पड़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सूरत किसी तरह भुलाए नहीं भूलती। राजा ने अहिल्या से कहा, सुंदरी, तू मेरी बात न मानेगी तो मेरी होकर न रहेगी। साधु, क्या नाम लिया सुंदरी? तारा, जी हाँ सुंदरी। उसी समय मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम सुंदरी भी है। साधु, हाय, अच्छा तब क्या हुआ? तारा, सुंदरी ने सिर हिलाकर इनकार किया। साधु, तब
तारा। राजा ने कहा, सुंदरी, अगर तू मेरी बात न मानेगी तो पछताएगी। मैं जबरदस्ती तुझे अपने कब्जे में करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए क्या हमेशा के लिए तू मेरी हो जा। अगर तेरी इच्छा है तो तेरे लिए रानी को भी मार डालने को मैं तैयार हूँ और तुझे अपनी रानी बना सकता हूँ। इसके जवाब में सुंदरी ने कहा, अरे दुष्ट, तू बेहूदी बातें क्यों बकता है? अगर तू साक्षात इंद्र भी बन के आवे तो मेरे दिल को नहीं फेर सकता। साधु, शाबाश। अच्छा, तब क्या हुआ? तारा। राजा ने मेरे पिता की तरफ कुछ इशारा किया। उसने लड़की को, जिसे वह गोद में लिए हुए था, चादर से बांध खूंटों के साथ उलटा लटका दिया और खंजर निकाल सामने जा खड़ा हुआ। लड़की बेचारी चिल्लाने लगी और सुंदरी की आंखों से भी आंसू की धारा बह चली। राजा ने फिर पुकार कर कहा, सुंदरी, अब भी मान जा, नहीं तो तेरी इसी लड़की के खून से तुझे नहलाऊंगा। हाय, क्या मैं अपने पति के साथ दगा करूं और उसकी होकर दूसरे की बनूं? ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने हरि सिंह और मेरे पिता की तरफ कुछ इशारा किया। हरि सिंह ने एक कटोरा लड़की के नीचे रख दिया। मेरे पिता ने खंजर से लड़की का काम तमाम करना चाहा, मगर ना मालूम कहां से उसके दिल में दया का संचार हुआ कि खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। राजा को उसकी यह अवस्था देख क्रोध चढ़ आया। तलवार खींचकर मेरे पिता के पास जा पहुंचा और बोला, हरामजादे, क्या मेरी बात तू नहीं सुनता? खबरदार, होशियार हो जा। इस लड़की का खून इस कटोरे में भरकर मुझे दे, मैं जबरदस्ती हरामजादी को पिलाऊंगा। लाचार मेरे बाप ने फिर खंजर उठा लिया और उसका दस्ता, कब्जा, इस जोर से बेचारी चिल्लाती हुई लड़की के सर में मारा कि सर फूट की तरह फट गया और खून का तरारा बहने लगा। ये हाल देख बेचारी सुंदरी चिल्लाई और हाय करके बेहोश हो गई। मेरे भी हवास जाते रहे और मैं भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घंटे भर के बाद जब मुझे होश आया, मैं उठी और उसी सुराख की राह झांक कर देखने लगी, मगर इस वक्त दूसरा ही सामान नजर पड़ा। उस दीवान खाने में न तो सुंदरी थी और न वह लटकती हुई लड़की ही। उसके बदले दूसरे दो आदमियों की लाश पड़ी हुई थी। राजा और उसके साथी जो जो बातें करते थे साफ सुनाई देती थी। राजा ने मेरे बाप की तरफ देखकर कहा, ये दोनों हरामजादी लौंडिया छत पर चढ़कर मेरी कार्रवाई देख रही थी। इन्हें अपनी जान का कुछ भी खौफ न था। हरि सिंह की तरफ देखकर, हरि, इन दोनों की लाश ऐसी जगह पहुंचाओ कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी किसी को इनके हाल की खबर न हो। मेरे बाप की तरफ देखकर, तेने बहुत बुरा किया जो तारा को छोड़ दिया। बेशक अब वह भाग गई होगी, लेकिन तेरी जान तभी बचेगी जब तारा का सर मेरे सामने लाकर हाजिर करेगा, वह भी ऐसे ढब से कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि तारा कहाँ गई और क्या हुई। बेशक तारा ये हाल बीर सिंह से भी कहेगी। मुझे लाजिम है कि जहां तक जल्द हो सके बीर सिंह को भी इस दुनिया से उठा दूं। यह सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और यह सोचती हुई कि मैं अब भी जाकर अपने पति को इस हाल की खबर करूंगी जिससे वे अपनी जान बचा सके। वहां से भागी और महल से एक लौंडी को साथ ले तुरंत अपने घर चली आई। साधु महाशय तारा के मुंह से इस किस्से को सुनकर कांप गए और देर तक गौर में पड़े रहने के बाद बोले, यह राजा बड़ा ही दुष्ट और दगाबाज है, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द अपने कर्मों का फल भोगेगा। हम ऊपर लिखाए हैं कि जमींदारों और सरदारों को कमेटी में से अपने तीनों साथियों और नाहर सिंह को साथ ले वीर सिंह की खोज में खर्द सिंह बाहर निकले और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने जमीन पर पड़ी हुई एक लाश देखी। लालटेन की रोशनी में चेहरा देखकर उन लोगों ने पहचाना कि यह राजा का आदमी है। नाहर सिंह, मालूम होता है इस जगह राजा के आदमियों और वीर सिंह से लड़ाई हुई है। खर्ग सिंह, जरूर ऐसा हुआ है। ताज्जुब नहीं कि वीर सिंह को गिरफ्तार करके राजा के आदमी ले गए हों। नाहर सिंह, अगर इस समय हम लोग महाराज के पास पहुंचे तो वीर सिंह को जरूर पावेंगे। खर्ग सिंह, मैं इस समय जरूर महाराज के पास जाऊंगा। क्या आप भी मेरे साथ वहां चल सकते हैं? नाहर सिंह, चलने में हर्ज ही क्या है, मैं ऐसा डरपोक नहीं हूं, और जब आप ऐसा मददगार मेरे साथ है तो मैं किसी को कुछ नहीं समझता, फिर मुझे वहां पहचानता ही कौन है। खर्ग सिंह, शाबाश, आपकी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर मैं इस समय वहां जाने की राय आपको नहीं दे सकता। क्या जाने कैसा मामला हो, आप इसी जगह कहीं ठहरे, मैं जाता हूं। अगर वीर सिंह वहां होंगे तो जरूर अपने साथ ले आऊंगा।
कुछ सोचकर, मगर आपका यहाँ अकेले रहना भी मुनासिब नहीं। नाहर सिंह, इसकी चिंता आप न करें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी लोग इधर उधर छिपे लोग जरूर होंगे। खर्ग सिंह, अच्छा तो मैं अपने इन तीनों आदमियों को साथ लिए जाता हूँ। अपने तीनों आदमियों को साथ ले खर्ग सिंह राजमहल की तरफ रवाना हुए। वहां ड्योढ़ी पर के सिपाहियों ने राजा के हुक्म मुताबिक इन्हें रोका, मगर खर्ग सिंह ने किसी की कुछ न सुनी। ज्यादा हुज्जत करने का हौसला भी सिपाहियों को न हुआ, क्योंकि वे लोग जानते थे कि खर्ग सिंह नेपाल के सेनापति है। खर्ग सिंह धड़धड़ाते हुए दीवान खाने में चले गए और ठीक उस समय वहां पहुंचे जब राजा करण सिंह अपने दोनों मुसाहबों शंभू दत्त और स्वरूप सिंह के साथ बातें कर रहा था और 4 आदमी एक लाश उठाए हुए वहां पहुंचे थे। वह लाश वीर सिंह की ही थी और इस समय राजा के सामने रखी हुई थी। वीर सिंह मरा नहीं था, मगर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने के कारण बेहोश था। यकायक खर्ग सिंह को वहां पहुंचते देख राजा को ताज्जुब हुआ और वह कुछ हिचका। चेहरे पर खौफ की निशानी फैल गई। उसने बहुत जल्द अपने को संभाल लिया, उठकर बड़ी खातिरदारी के साथ खर्ग सिंह का इस्तकबाल किया और अपने पास बैठाकर बोला, देखिए, बड़ी मेहनत और परेशानी से अपने प्यारे लड़के के खूनी वीर सिंह को, जिसे शैतान नाहर सिंह छुड़ा ले गया था, मैंने फिर पाया है। खर्ग सिंह, खूनी के गिरफ्तार होने की मैं आपको बधाई देता हूँ। मैंने अच्छी तरह तहकीकात किया और निश्चय कर लिया कि वीर सिंह बड़ा ही शैतान और नमकहराम है। मैं अपने हाथ से इसका सिर काटूंगा। हाँ, मैं एक बात की और मुबारकबाद देता हूँ। राजा, वह क्या? खर्ग सिंह, आपके भारी दुश्मन नाहर सिंह को भी इस समय मैंने गिरफ्तार कर लिया। राजा खुश होकर, वाह वाह, ये बड़ा काम हुआ, इसके लिए मैं जन्म भर आपका एहसान मानूंगा। वह कहाँ है? खर्ग सिंह, सिपाहियों के पहरे में अपने लश्कर भेज दिया है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि वीर सिंह को भी आप मेरे हवाले कीजिए और अपने आदमियों को हुक्म दीजिए कि इसे उठाकर मेरे डेरे में पहुंचा आवे। कल मैं एक दरबार करूंगा जिसमें यहाँ की कुल रियाया को हाजिर होने का हुक्म होगा। उसी में महाराज नेपाल की तरफ से आपको एक पदवी दी जाएगी और बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए इन दोनों को मैं अपने हाथ से मारूंगा। इसके सिवाय आपके 2-4 दुश्मन और भी हैं, उन्हें भी मैं उसी समय फांसी का हुक्म दूंगा। राजा, यह आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे और भी दुश्मन है? खर्ग सिंह, महाराज नेपाल ने जब मुझको इधर रवाना किया तो ताकीद कर दी थी कि करण सिंह की मदद करना और खोज खोज कर उनके दुश्मनों को मारना। हरिपुर की रियाया बड़ी बेईमान और चालबाज है। उन लोगों को चिढ़ाने के लिए मेरी तरफ से करण सिंह को यह पत्र और अधिराज की पदवी देना। उसी हुक्म के मुताबिक मैंने यहाँ पहुंचकर यहाँ के जमींदारों और सरदारों से मेल पैदा किया और उनकी गुप्त कमेटी में पहुंचा जो आपके विपक्ष में हुआ करती है। बस फिर आपके दुश्मनों का पता लगाना क्या कठिन रह गया? राजा हंसकर, आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। मैं किसी तरह आपके हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता। आप मुझे अपना ताबेदार ही समझिए। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे वे दुश्मन कौन है? खर्ग सिंह, इस समय मैं नाम न बताऊंगा। कल दरबार में आपके सामने ही सबों को कायल करके फांसी का हुक्म दूंगा। वे लोग भी ताज्जुब करेंगे कि किस तरह उनके दिल का भेद ले लिया गया। खर्ग सिंह जब यकायक दीवान खाने में राजा के सामने जा पहुंचे तो राजा बहुत ही घबराया और डरा, मगर उसने तुरंत अपने को संभाला और जी में सोचा कि खर्ग सिंह के साथ जाहिरदारी करनी चाहिए। अगर मौका देखूंगा तो इसी समय इन्हें भी खपाकर बखेरा तय करूंगा, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। उधर खर्ग सिंह के दिल में भी यकायक यही बात पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं केवल 3 आदमी साथ लेकर यहाँ आ पहुंचा सो ठीक ना हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि राजा मेरे साथ दगा करे, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है। इस बात का पता लग चुका है कि कमेटी में एक आदमी राजा का पक्षपाती भी धोखा देकर घुसा हुआ है। उसकी जुबानी मेरी कुल कार्रवाई राजा को मालूम हो गई होगी। ताज्जुब नहीं कि वह इस समय दंगा करे। इन बातों को सोचकर बुद्धिमान खर्ग सिंह ने फौरन अपना ढंग बदल दिया और मतलब भरी बातों के फेर में राजा को ऐसा फंसा लिया कि वह छू तक न कर सका। उसे विश्वास हो गया कि खर्ग सिंह मेरा मददगार है, इससे किसी तरह का उज्र करना मुनासिब नहीं। उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वीर सिंह को उठाकर सेनापति खर्ग सिंह के डेरे पर पहुंचा आओ। खर्ग सिंह भी दीवान खाने के नीचे उतरे
और सड़क पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथी 3 बहादुरों में से 2 को मरहम पट्टी की ताकीद करके बीर सिंह के साथ जाने का हुक्म दिया तथा एक को अपने साथ लेकर उस तरफ बढ़े जहां नाहर सिंह को छोड़ आए थे। उस मकान से जिसमें कमेटी हुई थी थोड़ी दूर इधर ही खड़ग सिंह ने नाहर सिंह को पाया। इस समय नाहर सिंह अकेला न था, बल्कि 5 आदमी और भी उसके साथ थे, जिन्हें देख खड़ग सिंह ने पूछा, कौन है नाहर सिंह? इसके जवाब में नाहर सिंह ने कहा, जी हाँ खड़ग सिंह। ये सब कौन है? नाहर सिंह। मेरे साथियों में से जो इधर उधर घूम रहे थे और इस इंतजार में थे कि समय पड़ने पर मदद दे। खड़ग सिंह। इतने ही है या और भी? नाहर सिंह। और भी है, यदि चाहूं तो आधी घड़ी के अंदर 100 बहादुर इकट्ठे हो सकते हैं। खड़ग सिंह। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज यकायक लड़ाई हो जाना कोई ताज्जुब नहीं। नाहर सिंह। बीर सिंह का पता लगा? खड़ग सिंह। हाँ, उन्हें जख्मी करके करण सिंह के आदमी ले गए थे। उसी समय मैं भी जा पहुंचा। फिर वह मुझसे क्यों कर छिपा सकता था? आखिर उन्हें अपने कब्जे में किया और अपने आदमियों के साथ अपने डेरे पर भिजवा दिया। नाहर सिंह। बीर सिंह की कैसी हालत है? खड़ग सिंह। अच्छी हालत है, कोई हर्ज नहीं। जख्म लगे हैं, मालूम होता है। बहादुर ने लड़ने में कसर नहीं की। मेरे आदमियों ने पट्टी बांध दी होगी। अब देर न करो, चलो। सरदार लोग अभी तक बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नाहर सिंह। जी हाँ, जब तक हम लोग न जाएंगे वे लोग बेचैन रहेंगे। खड़ग सिंह के पीछे पीछे अपने साथियों के साथ नाहर सिंह फिर उसी मकान में गया जिसमें कमेटी बैठी थी। कुल सरदार और जमींदार अभी तक वहां मौजूद थे। खड़ग सिंह को देख सब उठ खड़े हुए। खड़ग सिंह ने बैठने के बाद अपनी बगल में नाहर सिंह को बैठाया और सबको बैठने का हुक्म दिया। नाहर सिंह ने अपने साथियों में से एक आदमी को अपने पास बैठाया जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। अनिरुद्ध सिंह। बीर सिंह का पता लगा? खड़ग सिंह। हाँ, वह राजा के दराबाज नौकरों के हाथ में फंस गया था। मैं वहां जाकर उसे छुड़ा लाया और अपने डेरे पर भिजवा दिया। अब बच्चन सिंह और हरिहर सिंह को भी पहरे के साथ हमारे लश्कर में भिजवा देना चाहिए। तुरंत हुक्म की तामीर हुई। कई सिपाहियों को पहरे पर से बुलवाकर दोनों बेईमान उनके सुपुर्द किए गए और एक बहादुर सरदार उनके साथ पहुंचाने के लिए गया। खड़ग सिंह। नाहर सिंह की तरफ देखकर, हाँ, तो करण सिंह का लड़का जीता है, उसे तुम दिखा सकते हो? नाहर सिंह। जी हाँ, उसके जीते रहने का एक सबूत तो मेरे पास इसी समय मौजूद है। खड़ग सिंह। वह क्या? नाहर सिंह ने एक पत्र कमर से निकालकर खड़ग सिंह के हाथ में दिया और पढ़ने के लिए कहा। यह वही चिट्ठी थी जो नदी में तैरते हुए रामदास को गिरफ्तार करने बाद उसकी कमर से नाहर सिंह ने पाई थी। इसे पढ़ते ही गुस्से से खड़ग सिंह की आंखें लाल हो गईं। खड़ग सिंह। बेशक यह कागज राजा के हाथ का लिखा हुआ है, फिर उसकी मोहर भी मौजूद है। इससे बढ़कर और किसी सबूत की हमें जरूरत नहीं। अब सूरज सिंह का पता न भी लगे तो कोई हर्ज नहीं। अनिरुद्ध सिंह के हाथ में चिट्ठी देकर, लो पढ़ो और बाकी सभी को भी पढ़ने को दो। एकाएक ही वह चिट्ठी सबों के हाथ में गई और सभी ने पढ़कर इस बात पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि बीर सिंह निर्दोष निकला। अनिरुद्ध। खड़ग सिंह से, अब आपको मालूम हो गया कि हम लोगों की जो दरखास्त नेपाल गई थी वह व्यर्थ न थी। खड़ग सिंह। बेशक। नाहर सिंह की तरफ देखकर, हाँ, आपने कहा था कि बीर सिंह का असल हाल आप लोग नहीं जानते। वह कौन सा हाल है, क्या आप कह सकते हैं? नाहर सिंह। हाँ, मैं कह सकता हूं, यदि आप लोग दिल लगाकर सुने। खड़ग सिंह। जरूर सुनेंगे। नाहर सिंह ने करण सिंह और करण सिंह राठू का हाल और अपने बचने का सबब जो बीर सिंह से कहा था इस जगह खड़ग सिंह और सब सरदारों के सामने कह सुनाया। और इसके बाद बीर सिंह को कैद से छुड़ाने का हाल और अपनी बहन सुंदरी का भी वह पूरा हाल कहा जो तारा ने बाबा जी से बयान किया था। सुंदरी का हाल बहुत कुछ नाहर सिंह को पहले से ही मालूम था। बाकी हाल जो तारा ने बीर सिंह से कहा था वह बीर सिंह ने अपने बड़े भाई नाहर सिंह को सुनाया था। बीर सिंह यह नहीं जानता था कि उसकी स्त्री तारा ने जिस अहिल्या का हाल उससे कहा था वह उसकी बहन सुंदरी ही थी। जब बीर सिंह और नाहर सिंह में मुलाकात हुई और अपनी बहन सुंदरी का नाम नाहर सिंह से सुना, तब मालूम हुआ कि अहिल्या या सुंदरी ही वह बहन है। नाहर सिंह की जुबानी करण सिंह का किस्सा सुनकर
सभी का जी बेचैन हो गया। आंखों में आंसू भरकर सबों ने लंबी सांसें ली और बेईमान करण सिंह राठौर को गालियां देने लगे। थोड़ी देर तक सबों के चेहरे पर उदासी छाई रही, मगर फिर क्रोध ने सबों का चेहरा लाल कर दिया और सबों ने दांत पीसकर कहा कि हम लोग ऐसे नालायक राजा की ताबेदारी नहीं कर सकते। हम लोग अपने हाथों से राजा को सजा देंगे और असली राजा करण सिंह के लड़के विजय सिंह नाहर सिंह को यहाँ की गद्दी पर बैठावेंगे। हम लोग चंदा करके रुपये बटोरेंगे और फौज तैयार करके विजय सिंह और वीर सिंह को सरदार बनावेंगे, इत्यादि इत्यादि। जोश में आकर बहुत सी बातें सरदारों ने कही और इसी समय खड़ग सिंह ने भी अपनी फौज के सहित जो नेपाल से साथ लाए थे वीर सिंह और नाहर सिंह की मदद करना कबूल किया। नाहर सिंह, मेरी बहन सुंदरी का हाल थोड़ा सा और बाकी है, जिसे आप चाहें तो सुन सकते हैं। यह हाल मुझे इनकी अपने बगल में बैठे हुए साथी की तरफ इशारा करके जुबानी मालूम हुआ है। सरदार, हाँ हाँ जरूर सुनेंगे। ये कौन है? नाहर सिंह, यह अपना हाल खुद आप लोगों से बयान करेंगे। खड़ग सिंह, मगर इनको चाहिए कि अपने चेहरे से नकाब हटा दें। नाहर सिंह के ये साथी महाशय जो उनके बगल में बैठे हुए थे वे ही बाबू साहब थे जो गोद में एक लड़के को लेकर सुंदरी से मिलने के लिए किले के अंदर तहखाने में गए थे। इन्हें पाठक अभी भूले ना होंगे। खड़ग सिंह के कहते ही बाबू साहब ने कोई हर्ज नहीं कहकर अपने चेहरे से नकाब हटा दी और बेचारी सुंदरी का बाकी किस्सा कहने लगे। इन्हें इस शहर में कोई भी पहचानता नहीं था। बाबू साहब, सुंदरी अहिल्या के नाम से बहुत दिनों तक इस नालायक राजा के यहाँ रही। राजा की पाप भरी आंखों का अंदाज रानी को मालूम हो गया और उसने चुपके से सुंदरी को अपने नहर भेजकर बाप को कहला भेजा कि उसकी शादी करा दी जाए। सुंदरी की शादी मेरे साथ हो गई और वह बहुत दिनों तक मेरे घर में रही। एक लड़की और उसके बाद एक लड़का भी पैदा हुआ। तब तक राजा को सुंदरी का पता न लगा, मगर वह खोज लगाता ही रहा। आखिर मालूम होने पर उसने सुंदरी को चुरा मंगाया और उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया आप बहादुर विजय सिंह की जुबानी सुन ही चुके हैं। बेचारी लड़की जिस तरह से मारी गई उसे याद करने से कलेजा फटता है। सुंदरी को राजी करने के लिए राजा ने बहुत कुछ उद्योग किया, मगर उस बेचारी ने अपना धर्म न छोड़ा। आखिर राजा ने उसे गुप्त रीति से किले के अंदर के एक तहखाने में बंद किया और उसकी लड़की का खून एक कटोरे में भरकर और मसाले से जमाकर एक चौकी पर उसके सामने रख दिया, जिसमें वह दिन रात उसे देखा करे और कुढ़ा करे। आप लोग खूब समझ सकते हैं कि उस बेचारी की क्या हालत होगी और उस कटोरे भर खून की तरफ देख देख कर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर वाह रे सुंदरी, फिर भी उसने अपना धर्म न छोड़ा। बाबू साहब ने इतना ही कहा था कि सबों के मुंह से वाह रे सुंदरी, शाबाश शाबाश, धर्म पर दृढ़ रहने वाली औरत तेरे ऐसी कोई काहे को होगी की आवाज आने लगी। बाबू साहब ने फिर कहना शुरू किया, बाबू साहब, जब सुंदरी कैद खाने में बेबस की गई तो कई लौंडियां उसकी हिफाजत के लिए छोड़ी गई। उनमें से एक लौंडी सुंदरी पर दया करके और अपनी जान पर खेल के वहां से निकल भागी। उसने मेरे पास पहुंचकर सब हाल कहा और अंत में उसने सुंदरी का यह संदेशा मुझे दिया कि लड़के को लेकर तुम्हें एक नजर देखने के लिए बुलाया है। जिस तरह बने आकर मिलो। सुंदरी का हाल सुन मेरा कलेजा फट गया। मैं इस शहर में आया और उससे मिलने का उद्योग करने लगा। इस फेर में बरस भर से ज्यादा बीत गया। बहुत सा रुपया खर्च किया और कई आदमियों को अपना पक्षपाती बनाया। आखिर 2 ही 4 दिन हुए हैं कि किसी तरह छोटे बच्चे को जो नालायक राजा के हाथ से बच गया और मेरे पास था, लेकर किले के अंदर तहखाने में गया और उससे मिला। कैद खाने में उसकी जैसी अवस्था मैंने देखी, कह नहीं सकता। इत्तेफाक से उसी दिन नाहर सिंह ने वीर सिंह को कैद खाने से छुड़ाया था और ये हाल मुझे मालूम था, बल्कि वीर सिंह के छुड़ाने की खबर कई पहरे वालों को भी लग गई थी, मगर वे लोग राजा के दुश्मन और वीर सिंह के पक्षपाती हो रहे थे, इसलिए नाहर सिंह के काम में विघ्न न पड़ा। सुंदरी जानती थी कि वीर सिंह उसका भाई है, मगर राजा के जुल्म ने उसे हर तरह से मजबूर कर रखा था। वीर सिंह के कैद होने का हाल सुनकर सुंदरी और भी बेचैन हुई, मगर जब मैंने उसके छूटने का हाल कहा तो कुछ खुश हुई। मैं तहखाने में सुंदरी से बातचीत कर ही रहा था कि राजा का मुसाहब बेईमान हरि सिंह वहां जा पहुंचा।
उस समय सुंदरी मेरी और अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो गई। आखिर हरि सिंह उसी समय मुझसे लड़कर मारा गया और मैं उसकी लाश एक कंबल में बांध और लड़के को एक लौंडी की गोद में दे और उसे साथ ले तहखाने के बाहर निकला और मैदान में पहुंचा। वहां नाहर सिंह के 2 आदमियों से मुलाकात हुई। मुझे नाहर सिंह तथा वीर सिंह से मिलने का बहुत शौक था और उन लोगों ने भी मुझे अपने साथ ले चलना मंजूर किया। आखिर हरि सिंह की लाश काट दी गई, लौंडी वापस कर दी गई और मैं लड़के को लेकर उन 2 आदमियों के साथ नाहर सिंह की तरफ रवाना हुआ। उसी समय राजा के कई सवार भी वहां आ पहुंचे जो नाहर सिंह की खोज में घोड़ा फेंकते उसी तरफ जा रहे थे। हम लोगों को तो डर हुआ कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर ईश्वर ने बचाया। एक पुल के नीचे छिपकर हम लोग बच गए और नाहर सिंह और वीर सिंह से मिलने की नौबत आई। खर्ग सिंह, लड़का अब कहाँ है? बाबू साहब, नाहर सिंह की तरफ इशारा करके, इनके आदमियों के सुपुर्द है। खर्ग सिंह, तुम लोगों का हाल बड़ा ही दर्दनाक है, सुनने से कलेजा कांपता है, लेकिन अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि बेचारी तारा कहाँ है और उस पर क्या बीती। नाहर सिंह, तारा का हाल मुझे मालूम है, मगर मैंने अभी तक वीर सिंह से नहीं कहा। एक सरदार, तो इस समय भी उसका कहना शायद आप मुनासिब न समझते हो। नाहर सिंह, कहने में कोई हर्ज भी नहीं। खर्ग सिंह, तो कहिए। नाहर सिंह, ऊपर के हाल से आपको इतना तो जरूर मालूम हो ही गया होगा कि बेईमान राजा ने तारा के बाप सुजन सिंह को इस बात पर मजबूर किया था कि वह तारा का सिर काट लावे। खर्ग सिंह, हाँ, इसीलिए कि सुजन सिंह ने दीवान खाने की छत पर से लौंडियों को तो गिरफ्तार किया, मगर तारा को छोड़ दिया था। नाहर सिंह, ठीक है, राजा यह भी चाहता था कि तारा यदि राजा के साथ रहना स्वीकार करे तो उसकी जान छोड़ दी जाए। इस काम के लिए समझाने बुझाने पर हरि सिंह मुकर्रर किया गया था, मगर तारा ने कबूल न किया। जिस समय वीर सिंह के बाग में सुजन सिंह अपनी लड़की तारा की छाती पर सवार हो उसे मारा चाहता था, मैं भी वहां मौजूद था। उसी समय एक साधु महाशय भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने मेरी मदद से तारा को छुड़ाया। इस समय तारा उन्हीं के यहाँ है। खर्ग सिंह, आपने एक साधु फकीर की हिफाजत में तारा को क्यों छोड़ दिया? उस साधु का क्या भरोसा? नाहर सिंह, उस साधु का मुझे बहुत भरोसा है, वे बड़े ही महात्मा है। ये तो मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, मगर वे किसी से बहुत मिलते जुलते नहीं, निराले जंगल में रहा करते हैं, मुझ पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। मैंने सब हाल उनसे कह दिया है और अक्सर उन्हीं की राय से सब काम किया करता हूँ। उनके खाने पीने का इंतजाम भी मैं ही करता हूँ। खर्ग सिंह, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? नाहर सिंह, इस बात को तो शायद वह नामंजूर करे। आसमान की तरफ देखकर, अब तो सवेरा हुआ ही चाहता है, मेरा शहर में रहना मुनासिब नहीं। खर्ग सिंह, अगर आप मेरे यहाँ रहें तो कोई हर्ज भी नहीं है। नाहर सिंह, ठीक है, मगर ऐसा करने से कुछ विशेष लाभ भी नहीं है। वीर सिंह को मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और बाबू साहब को अपने साथ लेकर जाता हूँ, फिर जब और जहाँ कहिए हाजिर हो। खर्ग सिंह, खैर ऐसा ही सही, मगर एक बात और सुन लो। नाहर सिंह, वह क्या? खर्ग सिंह, उस समय जब मैं वीर सिंह को छुड़ाने के लिए राजा के पास गया था तो समयानुसार मुनासिब समझकर उसी के मतलब की बातें की थी। मैं कह आया था कि कल एक आम दरबार करूंगा और तुम्हारे दुश्मनों तथा वीर सिंह को फांसी का हुक्म दूंगा। उसी दरबार में महाराज नेपाल की तरफ से तुमको अधिराज की पदवी भी दी जाएगी। ये बात मैंने कई मतलबों से कही थी, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? नाहर सिंह, बात तो बहुत अच्छी है, इस दरबार में बड़ा मजा रहेगा, कई तरह के गुल खिलेंगे, मगर साथ ही इसके फसाद भी खूब मचेगा। ताज्जुब नहीं कि राजा बिगड़ जाए और लड़ाई हो पड़े। इससे मेरी राय है कि कल का दिन आप टाल दें और लड़ाई का पूरा बंदोबस्त कर लें। इस बीच मैं भी अपने को हर तरह से दुरुस्त कर लूंगा। खर्ग सिंह और सरदारों की तरफ देखकर, आप लोगों की क्या राय है? सरदार, नाहर सिंह का कहना बहुत ठीक है, हम लोगों को लड़ाई के लिए तैयार होकर ही दरबार में जाना चाहिए। हम लोग भी अपने सिपाहियों की दुरुस्ती करना चाहते हैं, कल का दिन टल जाए तभी अच्छा है। खर्ग सिंह, खैर ऐसा ही सही। गुप्त रीति से राय के तौर पर 2-4 बातें और करने के बाद दरबार बर्खास्त किया गया। बाबू साहब को साथ लेकर नाहर सिंह चला गया। सरदार लोग भी अपने अपने घर की तरफ रवाने हुए।
खड्ग सिंह अपने डेरे पर आए और वीर सिंह को होश में पाया। उनसे सब हाल कहां सुना और उनका इलाज कराने लगे। खड्ग सिंह जब राजा करण सिंह के दीवान खाने में गए और राजा से बातचीत करके वीर सिंह को छोड़ा लाए, तो उसी समय अर्थात जब खड्ग सिंह दीवान खाने से रवाना हुए, तभी राजा के मुसाहबों में स्वरूप सिंह चुपचाप खड्ग सिंह के पीछे पीछे रवाना हुआ वहां तक आया जहां सड़क पर खड्ग सिंह और नाहर सिंह में मुलाकात हुई थी। और खड्ग सिंह ने पुकार कर पूछा था, कौन है नाहर सिंह? स्वरूप सिंह उसी समय चौंका और जी में सोचने लगा कि खड्ग सिंह दिल में राजा का दुश्मन है, क्योंकि राजा के सामने उसने कहा था कि नाहर सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया और कैद करके अपने लश्कर में भेज दिया है, मगर यहाँ मामला दूसरा ही नजर आता है। नाहर सिंह तो खुले मैदान घूम रहा है। मालूम होता है खड्ग सिंह ने उससे दोस्ती कर ली, लेकिन नाहर सिंह का नाम सुनते ही स्वरूप सिंह इतना डरा कि वहां एक पल भी खड़ा न रह सका। भागता और हांफता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा, क्यों, क्या खबर है? तुम इस तरह बदहवास क्यों चले आ रहे हो? कहाँ गए थे? स्वरूप सिंह खड्ग सिंह के पीछे पीछे गया था। राजा, किस लिए? स्वरूप सिंह, जिसमें मालूम करूं कि वह कहाँ जाता है और सच्चा है या झूठा। राजा, तो फिर क्या देखा? स्वरूप सिंह, वह बड़ा ही भारी बेईमान और झूठा है। उसने आपको पूरा धोखा दिया और नाहर सिंह के गिरफ्तार करने की बात भी बिल्कुल झूठ कही। नाहर सिंह खुले मैदान घूम रहा है, बल्कि खड्ग सिंह और उसमें दोस्ती मालूम पड़ती है। जिस मकान में दुश्मनों की कमेटी होती है, उसके पास ही खड्ग सिंह नाहर सिंह से मिला, जो कई आदमियों को साथ लिए वहां खड़ा था, और बातचीत करता हुआ उसके साथ ही कमेटी वाले मकान में चला गया। राजा, तुमने कैसे जाना कि यह नाहर सिंह है? स्वरूप सिंह, खड्ग सिंह ने नाम लेकर पुकारा और दोनों में बातचीत हुई। राजा, क्या वीर सिंह को लिए हुए खड्ग सिंह वहां गया था? स्वरूप सिंह, नहीं, उसने वीर सिंह को तो अपने आदमियों के साथ करके अपने डेरे पर भेज दिया और आप उस तरफ चला गया था। राजा, तो बेईमान ने मुझे पूरा धोखा दिया। स्वरूप सिंह, बेशक। राजा, अफसोस, यहाँ अच्छे मौके पर आया था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त काम तमाम कर देता और किसी को खबर भी ना होती। स्वरूप सिंह, इस समय खड्ग सिंह नाहर सिंह को साथ लेकर उस मकान में गया है जिसमें कमेटी हो रही है। अगर आप 100 आदमी मेरे साथ दें तो मैं अभी वहां जाकर दुश्मनों को गिरफ्तार कर लूं। राजा, पागल भया है। रियाया के दिल में जो कुछ थोड़ा बहुत खौफ बना है वह भी जाता रहेगा। इसी समय शहर में बलवा हो जाएगा और फिर कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। पहले अपना पैर मजबूत कर लेना चाहिए। तुम तो चुपचाप बिना मुझसे कुछ कहे खड्ग सिंह के पीछे पीछे चले गए थे, मगर मैंने खुद शंभुदत्त को उसके पीछे भेजा है। देखें वह क्या खबर लाता है। वहां आले तो कोई बात पक्की की जाए। अफसोस, मैं धोखे में आ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही। स्वरूप सिंह के आधे घंटे बाद शंभुदत्त भी आ पहुंचा। वह भी बदहवास और परेशान था। राजा, क्या खबर है? शंभुदत्त, खबर क्या पूरी चालबाजी खेली गई? खड्ग सिंह ने धोखा दिया। वीर सिंह को तो अपने आदमियों के साथ अपने डेरे पर भेज दिया और आप सीधे उस मकान में पहुंचा जिसमें दुश्मनों की कमेटी हुई थी। नाहर सिंह रास्ते में मिला, उसे अपने साथ लेता गया। राजा, खैर, इतना हाल तो हमें स्वरूप सिंह की जुबानी मालूम हो गया। इससे ज्यादा तुम क्या खबर लाए? शंभुदत्त, यह स्वरूप सिंह को कैसे मालूम हुआ? राजा, स्वरूप सिंह खुद खड्ग सिंह के पीछे गया था, जिसकी मुझे खबर न थी। शंभुदत्त, अच्छा, तो मैं एक खबर और भी लाया हूं। राजा, वह क्या? शंभुदत्त, बच्चन सिंह गिरफ्तार हो गया और हरिहर सिंह के हाथ में भी हथकड़ी पड़ गई। राजा, चौंक कर, क्या ऐसी बात है? शंभुदत्त, जी हां। राजा, इतनी बड़ी जिरहाई किसने की? शंभुदत्त, सिवाय खड्ग सिंह के इतनी बड़ी मजाल किसकी थी? राजा, अब वे दोनों कहाँ हैं? शंभुदत्त, खड्ग सिंह के लश्कर में गए। उनके आदमी भी साथ थे। लश्कर के पास तक मैं पीछे पीछे गया, फिर लौट आया। राजा, अब तो बात हद से ज्यादा हो गई, जोश में आकर। खैर, क्या हर्ज है, समझ लूंगा। उन कमबख्तों को मैं कब छोड़ने वाला हूं। अब तो खड्ग सिंह पर भी खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाने का मौका मिला। अच्छा, सेनापति को बुलाओ, बहुत जल्द हाजिर करो। शंभुदत्त,
बहुत खूब। राजा, नहीं नहीं, ठहरो, आने जाने में देर होगी, मैं खुद चलता हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। शंभू दत्ता, जो हुक्म। राजा ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, हरबे लगाए और चल खड़ा हुआ। दोनों मुसाहब उसके साथ हुए। वह सदर ड्योढ़ी पर पहुंचा, 3 सवारों के घोड़े ले लिए और उन्हीं पर सवार होकर तीनों आदमी उस तरफ रवाना हुए जिधर राजा की फौज रहती थी। घोड़े फेंकते हुए ये तीनों आदमी बहुत जल्द वहां पहुंचे और सेनापति के बंगले के पास आकर खड़े हो गए। सेनापति को राजा के आने की खबर की गई। वह बेमौके रोजा के आने पर, जो एक नई बात थी, ताज्जुब करके घबराया हुआ बाहर निकल आया और हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा और उसके मुसाहब घोड़े से नीचे उतरे और सेनापति के साथ बंगले के अंदर चले गए। वहां के पहरे वालों ने घोड़ा थाम लिया। घंटे भर तक ये लोग बंगले के अंदर रहे। न मालूम क्या क्या बातें होती रही और किस किस तरह का बंदोबस्त इन लोगों ने विचारा। खैर, जो कुछ होगा मौके पर ही देखा जाएगा। घंटे भर बाद राजा बंगले के बाहर निकला और मुसाहबों के साथ अपने घर पहुंचा। सुबह की सफेदी आसमान पर फैल चुकी थी। वह रात भर का जागा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। पलंग पर जाते ही नींद जा गई और पहर दिन चढ़ी तक सोया रहा। जब करण सिंह राठौर की आंख खुली तो वह बहुत उदास था। उसके जी की बेचैनी बढ़ती ही जाती थी। रात की बातें एक पल के लिए उसके दिल से दूर न होती थी। थोड़ी देर तक वह किसी सोच विचार में बैठा रहा। आखिर उठा और जरूरी कामों से छुट्टी पा स्नान भोजन कर दीवान खाने में जा बैठा। अपने मुसाहबों को, जो पूरे बेईमान और हरामजादे थे, तलब किया और जब वे लोग आ गए तो खरग सिंह के नाम की एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह पूछा कि आपने आज दरबार करने के लिए कहा था, सो किस समय होगा। इस चिट्ठी का जवाब लाने के लिए स्वरूप सिंह को कहा और वह राजा से विदा हो खरग सिंह की तरफ रवाना हुआ। इस समय खरग सिंह अपने डेरे में बैठे यहाँ के बड़े बड़े रईसों और सरदारों से बातचीत कर रहे थे जब दरबान ने हाजिर होकर अर्ज किया कि राजा का एक मुसाहब स्वरूप सिंह मिलने के लिए आया है। खरग सिंह ने उसके हाजिर होने का हुक्म दिया। स्वरूप सिंह हाजिर हुआ तो रईसों और सरदारों को बैठे हुए देखकर कुड़ गया, मगर लाचार था क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। राजा की चिट्ठी खरग सिंह के हाथ में दी और उन्होंने पढ़कर यह जवाब लिखा, जहां तक मैं समझता हूं आज दरबार करना मुनासिब न होगा क्योंकि अभी तक इस बात की खबर शहर में नहीं की गई। इससे मैं चाहता हूं कि दरबार का दिन कल मुकर्रर किया जाए और आज इस बात की पूरी मुनादी करा दी जाए। दरबार का समय रात को और स्थान आपका बड़ा बाग उचित होगा। दरबार में केवल यहाँ के रईस और सरदार लोग ही बुलाए जाए। खरग सिंह चिट्ठी का जवाब लेकर स्वरूप सिंह राजा के पास हाजिर हुआ और जो कुछ वहां देखा था अर्ज करने के बाद खरग सिंह की चिट्ठी राजा के हाथ में दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक राजा चुपचाप रहा और फिर बोला, राजा, अब तो खरग सिंह के हर एक काम में भेद मालूम होता है। दरबार का दिन कल मुकर्रर किया गया, ये तो मेरे लिए भी अच्छा है, मगर समय रात का और स्थान बाग, इसका क्या सबब। स्वरूप सिंह, किसी के दिल का हाल क्यों कर मालूम हो, मगर यह तो साफ जानता हो कि उसकी नीयत खराब है। जरूर वह भी अपने लिए कोई बंदोबस्त करना चाहता है। राजा, खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। मुनादी के लिए हुक्म दे दो, हम भी अपने को बहादुर लगाते हैं, यकायकी डरने वाले नहीं। हाँ, इतना होगा कि बाद में हमारी फौज न जा सकेगी, खैर बाहर ही रहेगी। स्वरूप सिंह, उसने वहां एक सिंहासन भेजने के वास्ते भी कहा है, शायद पदवी देने के बाद आप उस पर बैठाए जाएंगे। राजा, हाँ, उन सब चीजों का जाना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस बात का निश्चय कोई भी नहीं कर सकता कि कल क्या होगा और उसकी तरफ से क्या क्या रंग रचे जाएंगे। मगर इतना खूब समझे रखना कि कर्ण सिंह उन शैतानों से नावाकिफ नहीं है और ऐसा कमजोर भोला या बुज़दिल भी नहीं है कि जिसका जी चाहे यकायकी धोखा दे जाए या खम ठोक कर मुकाबला करके अपना काम निकाल ले। रात पहर भर जा चुकी है। खरग सिंह अपने मकान में बैठे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कल दरबार में क्या क्या किया जाएगा। यहाँ के 10-20 सरदारों के अतिरिक्त खरग सिंह के पास ही नाहर सिंह, बीर सिंह और बाबू साहब भी बैठे हैं। खरग सिंह, बस यही राय ठीक है। दरबार में अगर राजा के आदमियों से हमारे खैरख्वाह सरदार लोग गिनती में कम भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं। नाहर सिंह,
जिस समय गरज कर मैं अपना नाम कहूंगा, राजा की आधी जान तो उसी समय निकल जाएगी। फिर कसूरवार आदमी का हौसला ही कितना बड़ा, उसकी आधी हिम्मत तो उसी समय जाती रहती है जब उसके दोष उसे याद दिलाए जाते हैं। एक सरदार, हम लोगों ने भी यही सोच रखा है कि या तो अपने को हमेशा के लिए उस दुष्ट राजा की ताबेदारी से छुड़ाएंगे या फिर लड़कर जान ही दे देंगे। नाहर सिंह, ईश्वर चाहे तो ऐसी नौबत नहीं आवेगी और सहज ही में सब काम हो जाएगा। राजा की जान लेना ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं चाहता तो आज तक कभी का उसे यमलोक पहुंचा दिया होता, मगर मैं आज का सा समय ढूंढ रहा था और चाहता था कि वह तभी मारा जाए जब उसकी हरमजदगी लोगों पर साबित हो जाए और लोग भी समझ जाए कि बुरे कामों का फल ऐसा ही होता है। खड्ग सिंह, नाहर सिंह से, हाँ, आपने कहा था कि बाबा जी ने तुमसे मिलना मंजूर कर लिया, घंटे 2 घंटे में यहाँ जरूर आवेंगे, मगर अभी तक आए नहीं। नाहर सिंह, वे जरूर आवेंगे। इतने ही में दरबान ने आकर अर्ज किया कि एक साधु बाहर खड़े हैं जो हाजिर हुआ चाहते हैं। इतना सुनते ही खड्ग सिंह उठ खड़े हुए और सबों की तरफ देखकर बोले, ऐसे परोपकारी महात्मा की इज्जत सबों को करनी चाहिए। सबके सब उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर बड़ी इज्जत से बाबा जी को ले आए और सबसे ऊंचे दर्जे पर बिठाया। बाबा, आप लोग व्यर्थ इतना कष्ट कर रहे हैं। मैं एक अदना फकीर इतनी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हो। खड्ग सिंह, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी तारीफ नाहर सिंह की जुबानी जो कुछ सुनी है मेरे दिल में है। बाबा, अच्छा, इन बातों को जाने दीजिए और यह कहिए कि दरबार के लिए जो कुछ बंदोबस्त आप लोग किया चाहते थे वह हो गया या नहीं? खड्ग सिंह, सब दुरुस्त हो गया। कल रात को राजा के बड़े बाग में दरबार होगा। बाबा, मेरी भी इच्छा होती है कि दरबार में चलो। खड्ग सिंह, आप खुशी से चल सकते हैं, रोकने वाला कौन है? बाबा, मगर इस जटा, दाढ़ी, मूंछ और मिट्टी लगाए हुए बदन से वहां जाना बेमौके होगा। खड्ग सिंह, कोई बेमौके ना होगा। बाबा, क्या हर्ज होगा अगर एक दिन के लिए मैं साधु का भेष छोड़ दूं और सरदारी ठाट बना लूं? खड्ग सिंह हंसकर, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, साधु और राजा समान ही समझे जाते हैं। बाबा, और तो कोई कुछ न कहेगा, मगर नाहर सिंह से चुप न रहा जाएगा। नाहर सिंह हाथ जोड़कर, मुझे इसमें क्यों उज्र होगा? बाबा, क्यों का सबब तुम नहीं जानते और न मैं कह सकता हूं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि जब मैं अपना सरदारी ठाट बनाऊंगा तो तुमसे चुप न रहा जाएगा। नाहर सिंह, न मालूम आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। बाबा, खड्ग सिंह से, आप गवाह रहिए, नाहर कहता है कि मैं कुछ न बोलूंगा। खड्ग सिंह, मैं खुद हैरान हूं कि नाहर क्यों बोलेगा। बाबा, अच्छा, फिर हजाम को बुलवाइए, अभी मालूम हो जाता है। लेकिन आप और नाहर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एकांत में चलिए और हजाम को भी उसी जगह आने का हुक्म दीजिए। आखिर ऐसा ही किया गया। बाबा जी, खड्ग सिंह और नाहर सिंह एकांत में गए। हजाम भी उसी जगह हाजिर हुआ। बाबा जी ने जटा कटवा डाली, दाढ़ी मुंडवा डाली और मूंछों के बाल छोटे छोटे कटवा डाले। नाहर सिंह और खड्ग सिंह सामने बैठे तमाशा देख रहे थे। बाबा जी के चेहरे की सफाई होते ही नाहर सिंह की सूरत बदल गई। चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह घबराकर बाबा जी की तरफ झुका। बाबा, हाँ हाँ, देखो, मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे चुप न रहा जाएगा। नाहर से, बेशक मुझसे चुप न रहा जाएगा, चाहे जो हो, मैं बिना बोले कभी न रह सकता। खड्ग सिंह, नाहर सिंह, यह क्या मामला है? नाहर सिंह, नहीं नहीं, मैं बिना बोले नहीं रह सकता। बाबा, यह तो मैं पहले ही से समझे हुए था। खैर, हजाम को विदा हो लेने दो, केवल हम 3 आदमी रह जाए तो जो चाहे बोलना। हजाम विदा हुआ। 2 खिदमतगार बुलाए गए। बाबा जी ने उसी समय सिर मल के स्नान किया और उनके लिए जो कपड़े खड्ग सिंह ने मंगवाए थे उन्हें पहनकर निश्चिंत हुए। मगर इस बीच में नाहर सिंह के दिल की क्या हालत थी सो वही जानता होगा। मुश्किल से उसने अपने को रोका और मौके का इंतजार करता रहा। जब इन कामों से बाबा जी ने छुट्टी पाई, तीनों आदमी एकांत में बैठे और बातें करने लगे। न मालूम घंटे भर तक कोठरी के अंदर बैठे उन तीनों में क्या क्या बातें हुई। हाँ बाबा जी, नाहर सिंह और खड्ग सिंह तीनों के सिसक सिसक कर रोने की आवाज कोठरी के बाहर कई दफे आई, जिसे हमने भी सुना और स्वप्न की तरह आज तक याद है।
कोठरी से बाहर निकलकर साधु महाशय मुंह पर नकाब डाल विदा हुए और नाहर सिंह तथा खड्ग सिंह उस अदालत में आ बैठे जिसमें बाकी के सरदार लोग बैठे हुए थे। सरदारों ने पूछा कि बाबा जी कहाँ गए और उनकी ताज्जुब भरी बातों का क्या नतीजा निकला। इसके जवाब में खड्ग सिंह ने कहा कि बाबा जी इस समय तो चले गए, मगर कह गए हैं कि मेरे पेट में जो जो बातें भेद के तौर पर जमा है वे कल दरबार में जाहिर हो जाएंगी, इसलिए मेरे साथ आप लोगों को भी उनका हाल कल ही मालूम होगा। आधी रात तक ये लोग बैठे बातचीत करते रहे। इसके बाद अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए। हरिपुर के राजा करण सिंह राठू का बाग बड़ी तैयारी से सजाया गया। रोशनी के सबब दिन की तरह उजाला हो रहा था। बाग की हर एक रविश पर रोशनी की गई थी। बाहर की रोशनी का इंतजाम भी बहुत अच्छा था। बाग के फाटक से लेकर किले तक, जो एक कोस के लगभग होगा, सड़क के दोनों तरफ गंज की रोशनी थी। हजारों आदमी आ जा रहे थे। शहर में हर तरफ इस दरबार की धूम थी। कोई कहता था कि आज महाराज नेपाल की तरफ से राजा को पदवी दी जाएगी। कोई कहता था कि नहीं नहीं, महाराज को यहाँ की रियाया चाहती है या नहीं, इस बात का फैसला किया जाएगा और इस राजा को गद्दी से उतारकर दूसरे को राज तिलक दिया जाएगा। अच्छा तो यही होगा कि वीर सिंह को राजा बनाया जाए। हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, धूम मचावेंगे और जान तक देने को तैयार रहेंगे। इसी प्रकार तरह तरह के चर्चे शहर में हो रहे थे। शहर भर वीर सिंह का पक्षपाती मालूम होता था, मगर जो लोग बुद्धिमान थे उनके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी और वे लोग मन ही मन में न मालूम क्या सोच रहे थे। आज के दरबार में जो कुछ होना है, इसकी खबर शहर के बड़े बड़े रईसों और सरदारों को भी जरूर थी, मगर वे लोग जबान से इस बारे में एक शब्द भी नहीं निकालते थे। बाग में एक आलीशान बारहदरी थी। उसी में दरबार का इंतजाम किया गया। उसकी सजावट हद से ज्यादा बड़ी हुई थी। खड्ग सिंह ने राजा को कहला भेजा था कि दरबार में एक सिंहासन भी रहना चाहिए, जिस पर पदवी देने के बाद आप बैठाए जाएंगे। इसीलिए बारहदरी के बीचों बीच में सोने का सिंहासन बिछा हुआ था। उसके दाहिनी तरफ राजा के लिए और बाईं तरफ नेपाल के सेनापति खड्ग सिंह के लिए चांदी की कुर्सी रखी गई थी और सामने की तरफ शहर के रईसों और सरदारों के लिए दुपट्टी मखमली गद्दी की कुर्सियां लगाई गई थी। सजावट का सामान जो राज दरबार के लिए मुनासिब था, सब दुरुस्त किया गया था। चिराग जलते ही दरबार में लोगों की आवाई शुरू हो गई और पहर रात जाते जाते दरबार अच्छी तरह भर गया। राजा करण सिंह और खड्ग सिंह भी अपनी अपनी जगह बैठ गए। नाहर सिंह, वीर सिंह और बाबू साहब भी दरबार में बैठे हुए थे, मगर बाबा जी अपने मुंह पर नकाब डाले एक कुर्सी पर विराज रहे थे, जिनको देख लोग ताज्जुब कर रहे थे और राजा इस विचार में पड़ा हुआ था कि ये कौन है। राजा या राजा के आदमी नाहर सिंह को नहीं पहचानते थे, पर वीर सिंह को बिना हथकड़ी बेड़ी के स्वतंत्र देखकर राजा की आंख क्रोध से कुछ लाल हो रही थी, मगर यह मौका बोलने का न था, इसलिए चुप रहा। हाँ, राजा की 2000 फौज चारों तरफ से बाग को घेरे हुए थी और राजा के मुसाहब लोग इस दरबार में कुर्सियों पर न बैठ के न मालूम किस धुन में चारों तरफ घूम रहे थे। सेनापति खड्ग सिंह के भी 400 बहादुर लड़ाके जो नेपाल से साथ आए थे, बाग के बाहर चारों तरफ बांटकर फैले हुए थे और नाहर सिंह के 100 आदमी भी भीड़ में मिले जुले चारों तरफ घूम रहे थे। बाग के अंदर 2000 से ज्यादा आदमी मौजूद थे, जिनमें 500 राजा की फौज थी और बाकी रियाया। जब दरबार अच्छी तरह भर गया, खड्ग सिंह ने अपनी कुर्सी से उठकर ऊंची आवाज में कहा, मैं महाराज नेपाल का सेनापति जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया हूँ उसे पूरा करता हूँ। आज का दरबार केवल 2 कामों के लिए किया गया है। एक तो इस राज्य के दीवान वीर सिंह का, जिसके ऊपर राजकुमार का खून साबित हो चुका है, फैसला किया जाए। दूसरे राजा करण सिंह को अधिराज की पदवी दी जाए। इस समय लोग इस विचार में पड़े होंगे कि वीर सिंह, जिस पर राजकुमार के मारने का इल्जाम लग चुका है, बिना हथकड़ी बेड़ी के यहाँ क्यों दिखाई देता है। इसका जवाब मैं यह देता हूँ कि एक तो वीर सिंह यहाँ के राजा का दीवान है, दूसरे इस भरे हुए दरबार में से वह किसी तरह भाग नहीं सकता। तीसरे, परसों राजा के आदमियों ने उसे बहुत जख्मी किया है, जिससे वह खुद कमजोर हो रहा है। चौथे, वीर सिंह को इस बात का दावा है कि वह अपनी बेकसूरी साबित करेगा। अस्तु, वीर सिंह को हुक्म दिया जाता है कि उसे जो कुछ कहना हो कहे। इतना कहकर खड्ग सिंह बैठ गए
और वीर सिंह ने अपनी कुर्सी से उठकर कहना शुरू किया, आप लोग जानते हैं और कहावत मशहूर है कि जिस समय आदमी अपनी जान से नाउम्मीद होता है तो जो कुछ उसके जी में आता है कहता है और किसी से नहीं डरता। आज मेरी भी वही हालत है। यहाँ के राजा करण सिंह ने राजकुमार के मारने का बिल्कुल झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया है। उसने अपने लड़के को तो कहीं छिपा दिया है और गरीब रियाया का खून करके मुझे फंसाना चाहता है। आप लोग जरूर कहेंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया। उसके जवाब में मैं कहता हूँ कि राजा करण सिंह असल में मेरे बाप का खूनी है। पहले यह मेरे बाप का गुलाम था। मौका मिलने पर इसने अपने मालिक को मार डाला और अब उसके बदले में राज्य कर रहा है। पहले तो राजा को मेरा डर न था, मगर जब से नाहर सिंह ने राजा को सताना शुरू किया है और यहाँ की रियाया मुझे मानने लगी है, तभी से राजा को मेरे मारने की धुन सवार हो गई है। नाहर सिंह भी बेफायदा राजा को नहीं सताता। वह मेरा बड़ा भाई है और राजा से अपने बाप का बदला लिया चाहता है। करण सिंह राठौर, नाहर सिंह, सुंदरी, तारा और अपना कुल किस्सा जो हम ऊपर लिखाए हैं, खुलासा कहने के बाद अब आप लोग उन दोनों बातों का, अर्थात एक तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का और दूसरे मेरे पिता के मारने का सबूत चाहेंगे। इनमें से एक बात का सबूत तो मेरा बड़ा भाई नाहर सिंह देगा, जिसका असल नाम विजय सिंह है और जो इसी दरबार में मौजूद है तथा सिवाय राजा के और किसी का दुश्मन नहीं है। और दूसरी बात का सबूत कोई और आदमी देगा जो शायद यहीं कहीं मौजूद है। इन बातों को सुनते ही चारों तरफ से त्राही त्राही की आवाज आने लगी। राजा के तो होश उड़ गए। अब राजा को विश्वास हो गया कि यह दरबार केवल इसलिए लगाया गया है कि यहाँ की कुल रियाया के सामने मेरा कसूर साबित कर दिया जाए और मैं नालायक और बेईमान ठहराया जाऊं। ये सिंहासन भी शायद इसलिए रखवाया गया है कि इस पर रियाया की तरफ से नाहर सिंह या वीर सिंह को बिठाया जाए। ओफ, अब किसी तरह जान बचती नजर नहीं आती। मेरे कर्मों का फल आज पूरा हुआ चाहता है। अगर मैं अपनी फौज का इंतजाम न करता तो मुश्किल ही हो चुकी थी, लेकिन अब तो एक दफे दिल खोल के लड़ूंगा। लेकिन जरा और ठहरना चाहिए। देखें वह अपनी दोनों बातों का सबूत क्या पेश करता है। नाहर सिंह कौन है? सबूत लेकर आगे बढ़े तो देखें उसकी सूरत कैसी है। राजा इन सब बातों को सोचता ही रहा। उधर वीर सिंह की बात समाप्त होते ही नाहर सिंह, जिसका नाम अब हम विजय सिंह लिखेंगे, अपनी कुर्सी से उठा और वही चीथी जो उसने रामदास की कमर से पाई थी खड्ग सिंह के हाथ में यह कहकर दे दी कि एक सबूत तो यह है। खड्ग सिंह ने उस चिट्ठी को खड़े होकर जोर से सबों को सुनाकर पढ़ा और चिट्ठी वाला हाथ ऊंचा करके कहा, एक बात का सबूत तो बहुत पक्का मिल गया। इस चिट्ठी पर राजा के दस्तखत के सिवाय उसकी मुहर भी है, जिससे वह किसी तरह इनकार नहीं कर सकता है। चिट्ठी को सुनते ही चारों तरफ से आवाज आने लगी, लानत है ऐसे राजा पर, लानत है ऐसे राजा पर। खड्ग सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे कि बाबा जी उठ खड़े हुए, मुंह से नकाब हटाकर सिंहासन के पास चले गए और जोर से बोले, दूसरी बात का सबूत मैं हूं। सभा की तरफ देखकर, राजा तो मुझे देखते ही पहचान गया होगा कि मैं फलाना हूं, मगर आप लोग यह सुनकर घबरा जाएंगे कि वीर सिंह का बाप करण सिंह, जिसे राजा ने जहर दिया था और जिसका किस्सा अभी वीर सिंह आप लोगों को सुना चुका है, मैं ही हूँ। मेरी जान बचाने वाले का भाई भी इस शहर में मौजूद है। हाँ, यदि राजा का जोश कोई रोक सके तो मैं आप लोगों को अपना विचित्र हाल सुनाऊं, मगर ऐसी आशा नहीं है। बेईमान राजा की जल्दबाजी आप लोगों को मेरा किस्सा सुनने न देगी। देखिए देखिए, वह बेईमान कुर्सी से उठकर मुझ पर वार किया चाहता है। नम कहराम और विश्वासघाती को अब भी शर्म नहीं मालूम होती, और वह बाबा जी की बातें क्यों कर पूरी हो सकती थी। बेईमान राजा का दिल उसके काबू में न था और न वह यही चाहता था कि बाबा जी करण सिंह यहाँ रहे और उनकी बातें कोई सुने। वह बहुत कम देर तक बेखुद रहने बाद एकदम चीख उठा और नयाम म्यान से तलवार खींचकर अपने आदमियों को यह कहता हुआ कि मारो इन लोगों को, एक भी बच के न जाने पावे। उठा और बाबा जी पर तलवार का वार किया। बाबा जी ने घूमकर अपने को बचा लिया, मगर राजा के सिपाही और सरदार लोग वीर से और उसके पक्षपातियों पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई और फर्श पर खून ही खून दिखाई देने लगा, पर वीर सिंह के पक्षपाती बहादुरों के सामने कोई ठहरता दिखाई न दिया।
राजा करण सिंह के बहुत से आदमी वहां मौजूद थे और 2000 फौज भी बाहर खड़ी थी, जिसका अफसर इसी दरबार में था, मगर बिल्कुल बेकाम। किसी ने दिल खोलकर लड़ाई न की। एक तो वे लोग राजा के जुल्मों की बात सुन पहले ही बेदिल हो रहे थे, दूसरे आज की वारदात, वीर सिंह और सुंदरी का किस्सा और राजा के हाथ की लिखी चिट्ठी का मजमून सुनकर और राजा को लाजवाब पाकर सभी का दिल फिर गया। सभी राजा के ऊपर दांत पीसने लगे। केवल थोड़े से आदमी जो राजा के साथ ही साथ खुद भी अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे, जान पर खेल गए और रियाया के हाथों मारे गए। इस लड़ाई में बाबू साहब का और राजा करण सिंह राठौर का सामना हो गया। बाबू साहब ने करण सिंह को उठाकर जमीन पर दे मारा और उंगली डालकर उसकी दोनों आंखें निकाल ली। इस लड़ाई में सुजन सिंह, शंभु दत्त और स्वरूप सिंह वगैरह भी मारे गए। ये लड़ाई बहुत देर तक न रही और फौज को हिलने की भी नौबत न आई। खड़ग सिंह ने उसी समय वीर सिंह को, जो जख्मी होने पर भी कई आदमियों को इस समय मार चुका था और खून से तरबतर हो रहा था, उसी सोने के सिंहासन पर बैठा दिया और पुकार कर कहा, इस समय वीर सिंह, जिनको यहाँ की रियाया चाहती है, राज सिंहासन पर बैठा दिए गए। राजा वीर सिंह का हुक्म है कि बस अब लड़ाई न हो और सबों की तलवारें म्यान में चली जाए। लड़ाई शांत हो गई। वीर सिंह को रियाया ने राजा मंजूर किया और अंधे करण सिंह को देख देख कर लोग हंसने लगे। दूसरे दिन यह बात अच्छी तरह से मशहूर हो गई कि वह बाबा जी, जिन्हें देख करण सिंह राठौर डर गया था, वीर सिंह के बाप करण सिंह थे। उन्हीं की जुबानी मालूम हुआ कि जिस समय राठौर ने सुजन सिंह की मार्फत करण सिंह को जहर दिलवाया, उस समय करण सिंह के साथियों को राठौर ने मिला लिया था। मगर 4-5 आदमी ऐसे भी थे जो जाहिर में तो मौका देखकर मिल गए थे, पर दिल से उसकी तरफ न थे। जिस समय जहर के असर से करण सिंह बेहोश हो गए, उस समय जान निकलने के पहले ही उनके मरने का घुल मचाकर राठौर ने उन्हें जमीन में गड़वा दिया और तुरंत वहां से कूच कर गया था। राठौर के कूच करते ही धनी सिंह नामी एक राजपूत अपने नौकरों को साथ लेकर जानबूझ के पीछे रह गया। उसने जमीन खोदकर करण सिंह को निकाला और उनकी जान बचाई। जहर के असर ने 5 बरस तक करण सिंह को चारपाई पर डाल रखा। वे 5 बरस तक दूसरे शहर में रहे और फिर फकीर हो गए, मगर राठौर की फिक्र में लगे रहे। जब नाहर सिंह का नाम मशहूर हुआ, तब हरिपुर के पास ही जंगल में आ बसे और नाहर सिंह से मुलाकात पैदा की, मगर अपना नाम न बताया। करण सिंह को बचाने वाला धनी सिंह तो मर गया था, मगर उसका छोटा भाई अनिरुद्ध सिंह रईसों और सरदारों की कमेटी में इसका नाम आ चुका है। इसी शहर में रहता है जिसकी गिनती रईसों में है। उसको भी इनमें की बहुत सी बातें मालूम है और वह हमेशा वीर सिंह का पक्षपाती रहा, मगर समय पर ध्यान देकर करण सिंह का हाल उसने किसी से न कहा। आज बड़ी खुशी का दिन है कि करण सिंह ने अपने दोनों लड़के, लड़की और दामाद को नाती सहित पाया और छोटे लड़के को राज सिंहासन पर देखा। इस जगह लोग पूछ सकते हैं कि करण सिंह सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे, या बड़े भाई के रहते छोटे भाई को गद्दी क्यों दी गई। इसके लिए थोड़ा सा यह लिख देना जरूरी है कि जब करण सिंह, खड़ग सिंह और विजय सिंह एकांत में मिले थे, तो इस विषय की बातचीत हो चुकी थी। करण सिंह ने राज्य करने से इनकार किया था। विजय सिंह ने भी कबूल नहीं किया और कहा कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और न शादी करूंगा ही। अस्तु यह बात पहले ही से पक्की हो चुकी थी कि वीर सिंह को गद्दी दी जाए। राजमहल से राठौर के वे रिश्तेदार जिन्होंने वीर सिंह की शरण चाही, निकाल कर दूसरे मकान में रख दिए गए और उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया गया। अब राजमहल में वही सुंदरी जो तहखाने के अंदर कैद रहकर मुसीबत के दिन काटती थी, और तारा जो असली करण सिंह बाबा जी के कब्जे में थी, रहने लगी। मगर राठौर के लड़के सूरज सिंह का कहीं पता न लगा। न मालूम वह किसके यहाँ भेज दिया गया था या किस जगह छिपा कर रखा गया था। रामदास ने आत्महत्या की। आंखों की तकलीफ से 5 ही 7 दिन में राठौर यमलोक की तरफ चल बसा और वीर सिंह ने बड़ी नेकनामी से राज्य चलाया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।